Okay, so Assalamu alaikum everyone, whoever is watching us. Myself शहरयार खालिद एंड आज हम लाइव हुए एक बड़े अहम पर्पस के लिए और वो पर्पस है इस मुल्क से भागना। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कितने पैसे चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। और मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ उसके ऊपर बात करने। मैं तो इधर ही बैठा हूँ। अब एक हमारे दोस्त हैं जो अभी अभी रिसेंटली जो है वो जर्मनी गए। तो उनसे हम पता करेंगे कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, कैसे बचा जाए इस मुल्क से। सो मेरे दोस्त, मेरे बहुत करीबी दोस्त एहसन दानिश हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है। अपने एडमिशन से पहले पहले आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, मोर इम्पोर्टेंटली किस तरीके में कितने पैसे लगते हैं। ये सेशन जो है इट्स स्पेसिफिक टू जर्मनी। और हो सकता है कि अगर ये वाला आप लोग देखोगे और शेयर करोगे तो हो सकता है फिर हम दूसरे मुल्कों का भी बना दें, क्योंकि हम इटली और दूसरे मुल्कों के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ कर चुके हैं। तो उस हवाले से भी बात हो सकती है, लेकिन आज हम जर्मनी स्पेसिफिक बातें करेंगे। सो आई वुड लाइक टू कॉल माय फ्रेंड एसएम कि वो आए और स्क्रीन पे ज्वाइन करें हमें, और फिर हम शुरू करते हैं सेशन में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। संगत केड़ा हाल है? ओह सॉरी, उर्दू में बात करनी है भाई। संगत कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। संगत, मेरा नाम है एहसन जतोई और आज मैं लाइव सेशन पे आया हूँ। और हमें बेसिकली आज हम जर्मनी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। जर्मनी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से जर्मनी पहुंचा जा सकता है। बेसिकली बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं और बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, लेकिन सिनेरियो कुछ इस तरह बन रहा था कि हर बंदे को बंदा रिप्लाई नहीं कर पा रहा था और सेम सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे। और एक और चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये फील कर रहे थे कि भाई जिस तरह से इटली में आपका होता है कि स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जर्मनी में भी हमें स्कॉलरशिप पे बुलाओ। तो आज उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे जो लोगों के सवालात होते हैं, बहुत सारे लोगों के जो मैं ये कहूँगा वहम होता है, वो वहम जो है लोगों का क्लियर होगा आज। तो उस पे हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं हमारे जो दोस्त हैं शहरयार खालिद साहब, ये वैसे ही जाने माने एंकर पर्सन भी हैं और शोज भी उन्होंने चलाए हैं। तो आज का हमारा जो ये लाइव सेशन है, इसमें ये एज अ मॉडरेटर बहुत सारे सवाल करेंगे, एज अ स्टूडेंट, एज अ बंदा जो मतलब जर्मनी के लिए आना चाह रहा है। और मैं तो उनको बड़ी मिन्नतें कर रहा हूँ, लेकिन ये भी यही कह रहे हैं कि भाई मुझे स्कॉलरशिप पे आना है, मुझे स्कॉलरशिप पे आना है। तो आज ये हमसे सवाल पूछेंगे एज अ स्टूडेंट और हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि भाई किस तरह से होता है। और जीशान भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी शरियार भाई, यू कैन यार स्टार्ट। सबसे पहले तो जो लोग भी देख रहे हैं मैं बताता चलूँ कि जो भी आपका सवाल है जिस भी हवाले से, वो आप अपना जहां भी आप देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आई गेस ये फेसबुक पे जा रहा है सिर्फ। फेसबुक पे लाइव जा रहा है। तो ठीक है, आप यूट्यूब वहां में पे भी इतनी कमेंट छोड़ पहुंच नहीं सकते है, हैं हमारी वहीं इतनी उस पे। पहुंच नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, अभी जा वो वहां पे आप कमेंट छोड़ेंगे तो वहां पे आपका कमेंट यहाँ स्क्रीन स्क्रीन पे भी आ जाएगा। एंड फिर हम उसके बारे में उस पर बात भी कर सकते हैं। तो सर ने कहा कि भाई बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं, पर उन शोज में और इन शो में एक फर्क है, वहां मुझे पैसे मिलते हैं। तो भाई खैर, संगत में पैसे नहीं होते ये ना, संगत का ही तो मसला है। बस यार ये संगत संगत ये कहे ना, संगत तो मजबूर करे चले अच्छा क्यों। अ, अब मैंने कहा कि एक प्रेजेंटेशन तो तैयार की हुई है एसन ने वैसे, उस पे हम बाद में हम्म। आएंगे। आई गेस के जितने भी लोग हैं, मैं फिर से रिपीट करता चलूं जो अभी हमें ज्वाइन किया जिन्होंने, कि भाई हम जर्मनी में एडमिशन के हवाले से बातचीत करेंगे। जर्मनी में एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना टाइम लगता है। तो ये सारा तरीका, पोर्टल्स कौन से हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है, किस तरह से, मतलब ए टू जेड। जो अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एसन के पास, तो वो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले यहाँ से गया है। तो वो कब से तैयारी कर रहा था, आइल्स से कितनी की तैयारी लगी, उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज का कितनी इंपॉर्टेंस है, इस सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे हम। तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन फॉर एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर जर्मनी। और हो सकता है कि अब आज सुन के और तकरीबन 1 साल बाद आप भी जर्मनी में बैठे हो और कह रहे हो कि यार ये सेशन सुना था मैंने, इंस्पिरेशन ली मैंने।
सो देखते हैं अब क्या बनता है। आई गेस कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, 12 लोग तो आई गेस हमें देख ही रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। एंड ऑन द वे अगर और लोग हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर जो जो सवाल उनके आते रहेंगे तो आई गेस फिर हम वो सवाल लेते रहेंगे। सो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल मैं तुमसे करना चाहूंगा, पैसे कितने लगे? यार जर्मनी में आप स्कॉलरशिप पे आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है। पैसे की नहीं क्या नहीं, उसके जरूरत है? टू बहुत सारे जैसे लोग आप कहते हैं गए कि हो यार वैसे मैं बताओ। स्कॉलरशिप। जैसे आप गए हो क्या? वैसे बताओ पैसे कितने? यार पैसों का ऐसे है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 40 लाख तक खर्चा आ जाता है। 40 लाख से कम की बात नहीं बस होगी। बस असल में इस तरह से इतनी है सी कि बात है यार, बस। जो बेसिकली ये है कि आप ये समझे कि आपके पास अगर आप फाइनेंसेस बियर करके आ रहे हैं जर्मनी, तो आपका रास्ता स्मूथ होता है। आपके लिए 2 साल या 4 साल या 6 साल में भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपने क्या करना है, इस टाइम की ड्यूरेशन के अंदर करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो स्कॉलरशिप पे इटली गए थे, तो उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको 5 सेमेस्टर्स के अंदर अपने जो स्टडीज है उनको कंप्लीट करना है, वरना कोई इश्यूज हैं, स्कॉलरशिप के पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो वो किसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने एक चीज शेयर की। तो एट दैट टाइम मुझे फील हुआ कि यार मैं बड़ा रिलीफ में हूँ कि मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे इतने टाइम के अंदर ही ये चीज करनी है। मैं अपनी चीजों को कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। इसका एडमिशन्स है या फिर क्लासेस हैं या सब्जेक्ट्स हैं या एग्जाम्स हैं या इंटर्नशिप करना चाह रहा हूँ या फील्ड जॉब करना चाह रहा हूँ, तो उस हिसाब से फिर मुझे इतनी ज्यादा प्रेशर नहीं है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। जितना जो बच्चा स्कॉलरशिप पे होता है उसको फिर टाइमली डिलीवर भी करना होता है, उसको पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी होती है, फिर वो बाकी चीजों के बारे में सोच सकता है। और मसला एक ये बेसिक मसला ये भी आता है कि हम जहाँ से हम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि हम वो चीजें सीख पाए जो हमें एज अ इंजीनियर, एज अ किसी भी फील्ड में आप हो, आपको वो चीजें सीखनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमारे यहाँ मेहरान यूनिवर्सिटी में एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, और वो अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं सिर्फ ये शेयर करूंगा कि यहाँ पे एक बच्चा आया था, उसने बताया कि मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो उसने बताया कि मैं स्कॉलरशिप पे गया था इटली, लेकिन 1 साल के बाद में वहां से वापस आ गया क्योंकि स्टडीज कुछ ऐसी थी कि मुझे अपने बैकग्राउंड से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। उनका था कि अर्थ की इंजीनियरिंग के बारे में, अर्थ के बारे में वो स्टडीज थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर ये टाइम मतलब था कि मुझे टाइमली वो चीज़ कंप्लीट भी करनी थी। उसके अलावा मुझे वो चीज़ें कुछ समझ भी कहीं कहीं पे नहीं आ रही थी। तो मैंने वहां से फिर अपने आप को 1 साल के अंदर सेट किया कि जितने भी पैसे ब्लॉक अकाउंट के हैं वो मैंने मैनेज किए, पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू या जो भी चीज़ें दूसरी थी उनसे मैंने मैनेज किए। और फिर मैं जर्मनी आया कि मेरे ऊपर ये प्रेशर ना हो कि मुझे टाइमली डिग्री निकालनी है, भले मुझे समझ आ रही है नहीं आ रही। मैंने ये सोचा कि मैं जर्मनी आऊँ, मैं 1 सेमेस्टर स्टडी करूँ, जो चीज़ पढ़ रहा हूँ उसको फिर फील्ड में जाके इंटर्नशिप्स के थ्रू, वर्किंग स्टूडेंट्स के थ्रू मैं वो चीज़ों को सीख सकूँ। तो जर्मनी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको टाइम स्टडीज में मिलता है, आपके ऊपर कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है परेशानी। और आप अपनी स्टडीज के साथ साथ आप इंटर्नशिप्स के थ्रू आप अपनी फील्ड की नॉलेज भी ले रहे होते हो। तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि जर्मनी इज गुड अबाउट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट एडमिशन प्रोसेस। जी, और जिन जिन लोगों ने अभी ये सुना होगा कि 40 लाख रुपए खर्च होंगे, तो उनको मैं ये बताना चलूंगा, डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि द थिंग इज के इसके लिए आपको 40 लाख खर्च नहीं करने। यू शुड हम्म। हैव 40 लैक्स। वो आपके खर्च नहीं होंगे, बल्कि जर्मनी इस हिसाब से तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास एक डिस्पोजेबल अमाउंट है तो वो आपको सिर्फ दिखानी है, बल्कि वहां पे अकाउंट में रखवानी है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वहां जाके अपना खर्चा निकाल सकूंगा। उसके बाद व्हेन यू रीच देयर, तो वहां पे आप जाके पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो अपना। और एसन कैन टेल यू बेटर कि आप पार्ट टाइम काम करके भी अपने खर्चे से अच्छे खासे ज्यादा पैसे कमा लोगे। वो अलग बात है कि एसन कोई जॉब नहीं कर रहा अभी, लेकिन ये है कि अगर आप करोगे करोगे तो आप पैसे निकाल लोगे, और ये पैसे जिससे भी आपने लिए हैं, अगर आपके फैमिली के हैं या किसी से भी आपने बोरो भी किए हैं अगर, तो वो आप उसको मंथली किस्तों वाइज आप उसको वापस भी कर सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक कि आपके 40-50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, वो 50 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे वापस, वो टेंशन वाली बात नहीं है। सो आई थिंक कि पहला कमेंट हमारा आया था, तो उस पर चला जाए तो बेहतर है।
अच्छा, वैसे कमेंट्स के जितने भी कमेंट आप लोग करेंगे, उन कमेंट्स को हम जो है कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर ही आपको उन चीज़ों को डिस्कस करें। कोई कमेंट ऐसा है जो बात हमसे मिस हो गई है, तो हम उस कमेंट को दोबारा से हाईलाइट भी करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम अगर कोई कमेंट ऐसा है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया, तो हम उसको एट द एंड ऑफ द टाइम भी ज़रूर एड्रेस करेंगे। बस मैं इनिशियली बता दूं कि जितने भी आईटी सेक्टर के लोग देख रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है जर्मनी में। एंड लैंग्वेज का बैरियर जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आईटी फील्ड में आपको लैंग्वेज का बैरियर 10% मिलेगा। मतलब इनिशियली आपको थोड़ा बहुत वो फील होगा, लेकिन टाइम जैसे तो आपका 2-3 महीने गुजरेंगे, आपको फील होगा कि भाई नाउ दे आर जस्ट एडजस्टिंग विथ माय इंग्लिश एक्सेंट या इंग्लिश थिंग, तो उनको इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं हो रहा। आपके काम पे फोकस करता है जर्मनी स्पेसिफिकली अबाउट कि भाई आपको काम आता है तो आपके लिए सब कुछ है, अगर काम नहीं आता तो अल्लाह ला खैर सलाम। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहली बात जो है वो है हमारे सेशन के बारे जर्मनी के बारे में, वो है माइंड मेकिंग। आपने अपनी माइंड मेकिंग करनी है कि भाई आपने क्या करना है, किस तरह करना है। अगर मैं आज कहता हूँ कि यार मैं आज बैठ रहा हूँ इस सेशन के बाद अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपने माइंड मेकिंग नहीं की होगी, आपको अपने सारे एस्पेक्ट्स नहीं चेक किए होंगे। एंड ऑल्सो माइंड मेकिंग के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठें, उनसे डिस्कशन करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास एडमिशन लेटर होता है, लेकिन फैमिली फिर नहीं छोड़ती। तो ये सिनेरियो मेरे साथ हो चुका है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम वेट भी करना पड़ा पाकिस्तान में, लेकिन चीज़ें अल्टीमेटली चीज़ें हो गई। सो आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठें, अपना प्लान बनाएं, अपनी चीज़ें करें कि आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो है आप अपनी स्टडी के प्रोफाइल के बारे में देखें कि आप अगर बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपने बैचलर्स किस में की है और ये बैचलर्स किस फील्ड में मास्टर्स में जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हूं एंड नाउ आई वांट टू डू मास्टर्स इन आईटी, तो दैट विल बी टोटली मतलब डिफरेंट। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आईटी वैसे ही इन्होंने इंक्लूड की हुई है जितनी उस फील्ड में आईटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग में अभी मैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क पढ़ रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं बिग डेटा पढ़ूंगा। तो जितने भी आईटी के लोग होंगे वो कहेंगे कि यार मैन्युफैक्चरिंग और बिग डेटा तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो इसका क्या रिलेशन है। तो जितनी भी फील्ड्स जर्मनी में आ रही हैं, वो टाइम टू टाइम उनको वो जो है आईटी के साथ इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम जो इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग है या जो हम आईटी की फील्ड की तरफ जा रहे हैं, या इंडस्ट्री 4.0 जिसे हम कहते हैं, नाउ दे आर गोइंग शिफ्टिंग फ्रॉम 4.0 टू 5.0, तो दैट्स अ बिगर बिगर चेंज। तो उसके लिए जो है हमें अपनी स्टडी को पढ़ना चाहिए कि जर्मनी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर के अंदर ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं जर्मनी के अंदर। तो उसके हिसाब से फिर आप जर्मनी का माइंड मेकअप करें कि आपने किस फील्ड के अंदर जाना है। आपकी फील्ड, कोशिश कीजिए कि आपकी फील्ड से ही रिलेट करे बैचलर से, मास्टर्स जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। और अगर वो नहीं रिलेट करती तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एडमिशन रिजेक्ट होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा यार हमने एमबीए करना चाह रहे हैं लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, हमने मैकेनिकल किया हुआ है। तो वो थोड़ा डिफरेंट है। वो जो कोर्सेज आप समझते हैं कि आपका रिजेक्शन आ रहा है, तो उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनका आपका प्रोफाइल मैच नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप अपनी माइंड मेकिंग करें कि आप अपना स्टडी प्रोफाइल क्या चूज करेंगे, मास्टर्स की फील्ड आपकी क्या होगी और उस फील्ड में क्या आपको चाहिए, या प्री रिक्विजिट क्या होंगे उस फील्ड के, या इस फील्ड का फ्यूचर में क्या बेनिफिट है। उसके अलावा ब्लॉक अमाउंट है नंबर थर्ड थिंग, कि आपने ब्लॉक अमाउंट का देखना है कि आपके पास ब्लॉक अमाउंट मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा। सब लोग हमारे मोस्ट ऑफ व्यूअर्स मेरे तकरीबन सिंधी लड़के होंगे और उर्दू स्पीकिंग भी होंगे, लेकिन जो हमारे सिंधी है कम्युनिटी है, उसमें ये होता है कि हमें थोड़ा सा ना, हमें समझा जाता है हम बच्चे हैं, तो अब बच्चे को क्या पता, हम इसको बेहतर गाइड करेंगे। तो उसमें ये होता है कि बच्चा फिर जो है ना वो बैठा होता है आश्रय पे। तो अगर आपको 40 लाख का ब्लॉक अमाउंट मैनेज भी करना है, तो जो मैंने बात शुरू में कही कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनसे बात करें, उनको बताएं कि भाई ये सिनेरियो है, इस तरह से है, इतने पैसे लगते हैं और ये पैसे भी रिटर्न होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग 950 यूरो, जो मिनिमम है ब्लॉक अमाउंट के लिए पर मंथ,
तो उस हिसाब से 11,500 यूरो बनते हैं। तो आपको वो जब कन्वर्ट करते हैं तो शायद 35 लाख रुपए इतने कुछ बनते हैं आज के पाकिस्तानी। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको 11,500 यूरोस को कन्वर्ट करके देख लीजिए कितने पैसे बनते हैं। ये आपको ब्लॉक अकाउंट में जमा करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप जो है अपनी फैमिली से बैठे डिस्कशन करें, और आगे हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक अमाउंट कैसे मैनेज होता है, क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद होती है डॉक्यूमेंट्स, कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, आपके डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट्स और आपको रिक्वायर्ड होंगे। और उसके अलावा अपने अटेस्टेशन के भी ऊपर भी देखना है कि आपकी अटेस्टेशन कौन कौन सी हुई पड़ी है, कौन कौन सी आपकी रिमेनिंग है। एंड द लास्ट थिंग इज एडमिशन टाइमलाइन। एडमिशन टाइमलाइन को अपने फोकस में रखना है कि आप कहाँ पे भी खड़े हैं, कौन सा महीना चल रहा है। अभी नवंबर का मंथ है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस इन जर्मनी। और अगर आप दिसंबर में देख रहे हैं, अगर आप जनवरी में देख रहे हैं तो आप फिर टाइमलाइन से थोड़ा पीछे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि फिर आप इस सेशन को अपने जो टाइमलाइन से अगर आप थोड़ा बहुत पीछे हैं तो आप चीज़ों को थोड़ा हरी कीजिएगा कि आपका जल्द से जल्द प्रोसेस हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट माइंड मेकिंग, एंड माइंड मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं भाई के सवाल पे। हमारे सुमेर भाई ने एक सवाल किया था कि आईटी की जॉब के कितनी है, जॉब मार्केट क्या है, वीजा रेशो क्या है। ये चीज़ों पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई आ, हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यार ये है कि जॉब मार्केट जो है ना, यहाँ पे जॉब मार्केट के दो दो एक ये है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो यू कैन गेट इनटू अ जॉब, ठीक है, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो ऑड जॉब हो। और यहाँ पे जॉब्स में इतना पे करते हैं कि अगला बंदा जो है वो अपना सर्वाइवल कर सके। एज ए इंडिविजुअल पर्सन आप जर्मनी के किसी भी शहर में रहते हैं, आपको 1,000 यूरो चाहिए फॉर द सर्वाइवल, कि आप अपना रेंट पे कर सकें, आप अपने इंश्योरेंस के पैसे पे कर सकें, आप अपना खाना पीना कर सकें, आप अपना आउटिंग कर सकें, जो भी चीज़ें आप मतलब 1,000 यूरो इज मैक्स। चाहे बर्लिन में रह रहे हो, चाहे म्यूनिक में रह रहे हो। अगर आप हमारी तरह किसी टाउन में रहते हैं तो फिर तो आपका खर्चा बहुत मिनिमम हो जाता है। आप उसमें 60% अमाउंट कट कर दें तो दैट्स लाइक। तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए तो आपके जॉब मार्केट का रेशो है। चाहे वो आईटी, चाहे आईटी तो नहीं, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो अभी मेरे भाई ने एक सवाल पूछा था कि मैकेनिकल का क्या स्कोप है जर्मनी में। तो मैकेनिकल का स्कोप बहुत ज्यादा है। ये मुल्क चला ही मैकेनिकल रहा है, ठीक है। आईटी आईटी वाले तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी फील्ड्स को सपोर्ट कर रही हैं। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ की बहुत हाईटेक है। आप जितनी भी दुनिया की बेस्ट गाड़ी, आपकी कोई ड्रीम गाड़ी होगी वो जरूर जर्मन ब्रांड होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। और मैकेनिकल का यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के जर्मनी को चूज किया था। बहुत सारी बैरियर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जर्मनी को चूज किया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने आप को सेट कर लोगे। इवन दो अगर आप ऐसे इंजीनियर हो जिसको कुछ नहीं आता मेरी तरह, तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा। आप सोच रहे हैं कि यार अब मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी मुझसे सवाल होंगे, क्योंकि मेरे जहन में ये चीज आती थी। तो मैंने ये चीज सीखी कि मैंने कहा भाई कि कैसे होगा। तो पता चला कि भाई जर्मनी में इंटर्नशिप्स और इन चीजों से आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है ताकि आप जॉब मार्केट में इन हो सके। क्योंकि यहाँ की जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सिंधी में बोलते हैं हम हलता है चांदो के नखण दासे, ठीक है। तो जो लोग जस्ट सोच रहे हैं कि यार हम घर बैठे हुए हैं और उनको बंदों की जरूरत है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वो जर्मनी की मार्केट में इन हो सकते हैं। जैसे भी हमारे अली अदर भाई ने सवाल किया था, मैं जानता हूं कि वो अभी एक कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो लोग 1 साल उनको हो गया है, वो 3 साल का एक्सपीरियंस ले, देन दे कैन स्विच टू जर्मनी थ्रू जॉब सीकर वीजा। और अपॉर्चुनिटी कार्ड आ रहा है 1 साल के अंदर, और उसके अलावा आपका 2-3 और भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है वीजा की, जिसके थ्रू आप जर्मनी पहुंच सकते हैं। लेकिन वो लोग जो लोग जर्मनी में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ एक सिंपल सी सलाह है। गोएथे इंस्टीट्यूट कराची में है, वहां जाएं, अपनी लैंग्वेज के लिए इनरोल करवाएं।
चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन करें, फिजिकली कर सकते हैं तो फिजिकली करें। आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल B2 तक होगी तो आप समझ लें कि आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे B2 लेवल तक इतनी ज्यादा लोग नहीं बोलते जो बाहर से आते हैं। तो ये है एक ओवरऑल सिनेरियो जॉब मार्केट के ऊपर। देन हम बात करते हैं प्रोसेस टाइमलाइन के बारे में कि भाई प्रोसेस की टाइमलाइन किस तरह चलती है। तो प्रोसेस की टाइमलाइन का सिनेरियो ये है कि नवंबर में यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस ओपन होते हैं, और नवंबर से पहले भी ओपन हो जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कुछ यूनिवर्सिटी जो हाईटेक प्रोग्राम्स होते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो स्किल रिक्वायर करते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में या आप न्यूजीलैंड की साइड चले जाएं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का एक अच्छा स्कोप है, एंड ऑस्ट्रेलिया में वाटर इंजीनियरिंग का अच्छा स्कोप है। सो दीज फील्ड्स आर लाइक कि जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तो आप ये देखें कि आपकी कौन सी फील्ड जो है वो आपको रिलेवेंट जो है वो आपको चाहिए, और जो फील्ड्स इनको चाहिए होती हैं, जिनकी इनको डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस है तो दे नीड एनर्जी इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, उनकी जरूरत है, बट दे डोंट हैव एनी प्लान्स। जर्मनी में इस तरह होता है कि अगर आपको कोई इनको अगर नेक्स्ट 2 इयर्स में कुछ करना है तो वो आज ही यूनिवर्सिटी को बोलेंगे कि भाई आप जो है वो एक प्रोग्राम डिजाइन करो, द गवर्नमेंट विल फंड यू। वो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, उस प्रोग्राम के लिए फिर वो साल में 2 बार इनटेक लेते हैं, और जितने लोग उनको चाहिए होते हैं वो उतने लोग इनरोल करके उसके बाद उस प्रोग्राम को कर देते हैं क्लोज। एक बार उनका पर्पस सर्व हो गया, लोग आ गए, लोग पढ़ रहे हैं, जैसे वो ग्रेजुएट होंगे उन हाईटेक प्रोग्राम्स के लिए, तो उनके लिए स्पेसिफिक जॉब्स जो है वो ऑलवेज गवर्नमेंट के पास क्रिएटेड होती हैं, कि जैसे ही ये लोग यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो इनको फिलहाल फिलहाल जगहों पे भेजना है, इनको वहां पे जॉब पे लगाना है, ताकि ये लोग जाके गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को और मुल्क को सपोर्ट कर सकें। तो इस तरह का सिनेरियो है। और वो होते हैं हाईटेक प्रोग्राम्स। उन हाईटेक प्रोग्राम्स के लिए 1.5 जर्मन ग्रेड मतलब 3.5 CGPA पाकिस्तानी रिक्वायर होती है, और उन प्रोग्राम्स में सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, वो सिर्फ 30 बच्चों को ही उठाते हैं। उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन प्रोग्राम्स। और जिन लोगों का जीपीए कम है वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स के लिए ना अप्लाई करें, क्योंकि फिर वो रिजेक्शन आएंगी और वो बोलेंगे कि जानू जर्मन साहब ने तो पता नहीं कुछ और बोला था और यहाँ पे तो मेरी रिजेक्शन आ रही है। तो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ ये देखें कि आप नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, जैसे मेरा प्रोग्राम नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम था, तो हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 80 बच्चे हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान से, लेबनान से, दुनिया के बहुत बहुत सारे मुल्कों से जो है वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद आपने देखना है कि आपका रिलेवेंट प्रोग्राम कौन सा है, ताकि यूनिवर्सिटी आपको वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट से देखेगी कि आपने बैचलर्स में क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सिनेरियो इस तरह का हो गए कि आपको ना 100% एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह होगा कि आपने उस प्रोग्राम के लिए कौन सी बैचलर्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आना चाह रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, क्या वो सब्जेक्ट मेरी फील्ड से रिलेट कर रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं। हमारी एक सोच होती है कि यार मैकेनिकल तो पूरी दुनिया में मैकेनिकल है ना, तो सब वही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत पुराने किस्म के कोर्सेज होते हैं जो जिसे कहते हैं एकेडमिक कमेटी हमारी जो होती है वो यूनिवर्सिटी की, वो बहुत कम मीटिंग्स करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मीटिंग्स जो होती हैं वो आई डोंट नो किस चीज़ पे होती हैं, लेकिन कोर्स तो हमारा इतना ज़्यादा खास चेंज नहीं हो रहा था विद द टाइम। तो हम अभी भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझे जब मेरा क्लास फेलो जब पहुंच गया, तो उसने मुझे बताया कि भाई विद इन ड्यू टाइम आप पहुंच जाएं, क्योंकि जितना टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पे कोर्सेज अपडेट होते जाएंगे, और जैसे जैसे कोर्स अपडेट होते जाएंगे आपके कोर्स ऑब्सलीट होता जाएगा। आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जर्मनी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मीट नहीं कर पाएगी। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। तो जिस यूनिवर्सिटी में भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी बैचलर्स की फील्ड
उस यूनिवर्सिटी के बैचलर्स की फील्ड के कोर्सेज से रिलेट करें और उसके बाद उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करें। जिन लोगों को जर्मन ग्रेड कैलकुलेट करना नहीं आता उनके लिए सिंपल ये बताऊंगा मैं कि टी यू म्यूनिक के अंदर वहां पे आप टी यू म्यूनिक लिख के गूगल पे और उसके साथ लिखें जर्मन ग्रेड कन्वर्टर। उसमें वो सारी डिटेल्स लिख देगा कि आपने किस तरह से अपना ग्रेड कन्वर्ट करना है। ग्रेड कन्वर्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि भाई आपका ग्रेड कितना बन रहा है। इफ इट्स लाइक कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 2.5 जर्मन ग्रेड और आपका बन रहा है 2.7, तो इट्स अ वर्थ गिविंग ट्राई कि आप ट्राई दें। आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन पे फोकस करता है, आपकी इन चीजों पे फोकस करता है कि आपने क्या क्या चीजें यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर की है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां भी फ्री एडमिशन है वहां आप बिस्मिल्लाह कर दें। और उसके बाद फिर दिसंबर का महीना जो होता है वो एप्लीकेशन सबमिट करने का टाइम होता है। यूनिवर्सिटीज के पोर्टल होते हैं, आप वहां पे जाएं। जहां भी प्रोग्राम होगा मास्टर्स का वहां पे कहीं ना कहीं पे रजिस्ट्रेशन की लिंक होगी, एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक होगी, वहां पे आप जाएं। बेसिक सिस्टम है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, इजी है। आपने बस अपनी डेटा फिलअप करनी है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी मार्कशीट, अपना पासपोर्ट वो सबमिट करना है, वो अपलोड करना है अपना वहां पे और जस्ट इंटर इट। कुछ दिनों के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। और उसके बाद आपकी जनवरी में जो है वो आपने कोरेकल के ब्लॉग अकाउंट के लिए मैनेज करना है, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपनी अरेंज करनी होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस का अरेंज करना, मैंने 2 बार लिख दिया हेल्थ इंश्योरेंस माशाल्लाह। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने बुक करनी होती है अपनी, और उसके अलावा ब्लॉक अकाउंट के लिए आपने कोरेकल को ईमेल करनी होती है कि वो आपको एक अकाउंट विर्चुअल ओपन करके दें ताकि आप उस अकाउंट के अंदर अपने ब्लॉक अमाउंट भेज सकें। फरवरी का जो महीना होता है वो बुकिंग वीजा अपॉइंटमेंट और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसे मुश्किल काम, सबसे तकलीफ दह काम। और इस प्रोसेस के बारे में, मतलब ये जो है ना जर्मनी का सबसे दुखदायक टाइम होता है जब आप अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद वालों से तो बिल्कुल दिली तौर पे है कि भाई आप लोग बहुत वेट करते हैं। लेकिन जो कराची में है सिस्टम वो ये है कि आपको रात को 3 बजे, आजकल तो रात को 4 बजे हो गया है क्योंकि जर्मनी 4 घंटे पीछे चला गया है। तो जैसे ही यहाँ 12 बजते हैं तो पाकिस्तान में सब लोगों के 12 बज जाते हैं, क्योंकि वहां पे अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाती है। सिर्फ 2 स्लॉट्स ओपन होते हैं और उसके लिए 2000 लोग बैठे होते हैं। और ये सिनेरियो कैसा था, मैं इसके बारे में थोड़ा शरिया भाई को बोलूंगा कि वो थोड़ा बताएंगे किस तरह मेरा वो टाइम गुजरा था। नहीं यार, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, और वो देख के तो मैंने खुद सोच लिया कि यार मैं अगर कभी जर्मनी के लिए अप्लाई करना हुआ तो अपॉइंटमेंट के लिए इतनी खौरी कौन करेगा मेरी जगह। सो रही बात ये कि रात को 3 बजे के टाइम पे यहाँ पे दो दो तीन तीन लैपटॉप लेके बैठे होता रहा हसन भाई। और बहुत दिनों तक बैठने के बाद, मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन के बाद जाके कोई एक अपॉइंटमेंट मिली थी इसको। सो काफी तकलीफ दे सूरत हाल थी। और बस यही कहूंगा कि जो भी लोग हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं जर्मनी के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट बुक कर ले। अपॉइंटमेंट क्योंकि फ्री है, उसके पैसे नहीं है। अपॉइंटमेंट आप बुक कर लो, आपको एडमिशन मिला है नहीं मिला, आपका अभी ब्लॉक अकाउंट हुआ है नहीं हुआ, आप अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लो कि भाई अपॉइंटमेंट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद फिर आपका प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आपने अपॉइंटमेंट ले ली और आप नहीं भी गए अपॉइंटमेंट पे तो कोई जुर्माना नहीं है, कोई आपको मारेगा नहीं। अगली बार ये नहीं बोलेंगे कि भाई तूने पिछली बार मना कर दिया था, अभी हम नहीं आने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक कर लो और उसके बाद फिर आप जो है अपना प्रोसेस करते रहो साथ साथ। तो ये मतलब बेसिक ये सिनेरियो था मेरे साथ जब मैं अप्लाई कर रहा था अपॉइंटमेंट के लिए। और मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 15 जुलाई, आई थिंक सो 15 जुलाई को मैंने अप्लाई किया था। 1 जून से अपॉइंटमेंट्स ओपन हो गई थी, और पहले ही दिन जब अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी तब कंटिन्यूअस ऑल द मंथ्स के लिए अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी। तो ब्रोकर्स, एजेंट्स, वो लोग बैठे होते हैं और वो आपके स्लॉट्स बुक कर लेते हैं, पर जब आपको चाहिए होते हैं तो वो आपको सेल आउट करते हैं वो स्लॉट्स। तो कोशिश कीजिएगा एजेंट से और ब्रोकर से बचिएगा, ठीक है। किसी ऐसे बंदे पे रिलाय करें। अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर अपॉइंटमेंट आपको 10,000 में, 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में, 60,000 तक भी मिल रही है ना, मेरे भाई ले लो, क्योंकि आपको फिर नहीं मिलेगी। सीधी सी बात बता रहा हूँ। ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे दोस्त ने बताया था कि भाई अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट मिल रहे हैं। मैंने कहा कितने में, तो उसमें 10,000 में।
मैंने कहा चलो रुको, मैं एडमिशन का वेट कर लेता हूँ, मेरा एडमिशन लेटर आ जाए। मेरा एडमिशन लेटर ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद आ गया था। तो मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा अपॉइंटमेंट का करवा दो। तो उसने बताया कि भाई बंदा बता रहा है 30,000 का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। मैंने कहा यार इतने पैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं खुद ही बुक करूंगा बुकिंग। तो फिर मैंने अगस्त के महीने में स्टार्ट किया। 10 अगस्त को मेरे पास एक ब्रोकर के थ्रू अपॉइंटमेंट आई। लेकिन मेरे पास ना ब्लॉक अकाउंट रेडी था, ना कोई चीज रेडी थी, तो मुझे वो ब्लॉक अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी। जो अपॉइंटमेंट मुझे 10 अगस्त को आई थी, वो अपॉइंटमेंट अगर मैं अवेल करता तो वो मुझे 60,000 रुपये में अपॉइंटमेंट मिलती। और अगर जब मेरी अपॉइंटमेंट मैंने अपने थ्रू बुकिंग की, अपना प्रोसेस किया, तो उसके बाद जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली, वो अपॉइंटमेंट उस टाइम अपॉइंटमेंट्स का रेट चल रहा था 1 लाख रुपया। तो आप डिफरेंस चेक करें कि कहाँ जून से स्टार्ट हुआ और कहाँ 18 अगस्त को मुझे अपॉइंटमेंट मिली, और उस दिन पे रेट चल रहा था 1 लाख रुपया पर अपॉइंटमेंट। तो आप कोशिश करें कि अपनी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करें, और आप ये देखें कि आपने अगर एडमिशन जल्दी अप्लाई किया हुआ है तो आपको एडमिशन का रिप्लाई भी जल्दी आ जाएगा। ब्लॉक अकाउंट आपका 3-4 दिनों के अंदर रेडी रहता है। और मार्च का महीना आपका जो होता है, वो फिर आपका वीजा का इंटरव्यू का महीना होता है। मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आपको वीजा का इंटरव्यू का महीना ही वो होगा, लेकिन आपको आपको जब फरवरी में अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको मार्च की अपॉइंटमेंट मिलेगी या अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मार्च से फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, लोग इंटरव्यू देने आ जाते हैं। और इंटरव्यू का भी बेसिक सिस्टम होता है, तो कोई खास मुश्किल नहीं होता। आपने डॉक्यूमेंट वीजा कलेक्ट किए होते हैं, उन पे आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अप्रैल के महीने में अंदर आपको, जैसे अगर मार्च के 10 तारीख को आपका इंटरव्यू हुआ है, तो अप्रैल की 10 तारीख तक आपको कॉल आ जाती है एम्बेसी से कि भाई आपने पासपोर्ट ले जाए। अब वीजा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, वो आपकी किस्मत है। तो ये है। अच्छा, एडमिशन्स के ऑप्शंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी कमेंट किए हुए हैं कि भाई पेट्रोलियम में मास्टर्स इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। अच्छा, इस पे आगे बात करते हैं। अ, जिन जो लोगों ने बैचलर्स और मास्टर्स और 14 इयर्स के बारे में सवाल किए हुए थे, अभी एक भाई ने सवाल किया हुआ था कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो इसका ये सिनेरियो है कि भाई एडमिशन की यही प्रोसेस है। पीएचडी बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट आई डोंट नो अबाउट पीएचडी, तो मैं क्यों उस पर बात करूं। जिन चीजों को मुझे पता है मैं उन चीजों के ऊपर बात कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो है वो हायर जो रेशियो है, ज्यादा रेशियो जो है वो मास्टर्स का है। यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे बैचलर्स जो ये लोग करवाते हैं, वो बैचलर्स ही ऐसी होती है कि फिर उनको, वो बच्चे इतना सीख लेते हैं बैचलर्स के अंदर कि ये इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। ये जर्मन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमोबाइल की, रिन्यूएबल की, इनोवेशन की, ये सारी फील्ड्स चल रही हैं बैठ के ना। तो वो उनके बैचलर्स के जो बच्चे हैं वो ही इतना सीख जाते हैं कि फिर वो उनको मास्टर्स की तरफ जाना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, तो एक बार मेरे अब्बा हुजूर जिक्र कर रहे थे किसी बंदे से कि यार हमारे यहाँ ना, क्योंकि वो थोड़ा एजुकेशन के से रिलेटेड है। तो वो एक बंदे से डिस्कशन कर रहे थे कि भाई यहाँ पे बच्चों को बैचलर्स करने के बाद चिपका दिया जाता है कि आप मास्टर्स कर लो, और बच्चे भाग रहे होते हैं मास्टर्स के लिए। यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि भाई आ जाओ, हम भी आपको मास्टर्स करवा रहे हैं, जस्ट फिल द गैप। कि इतना ज्यादा लॉट इंजीनियर्स का, ग्रेजुएट्स का निकल रहा है, उतना जॉब मार्केट हमारे पास है ही नहीं। तो उनको कहाँ एडजस्ट करें। वो बच्चे घर तो नहीं बैठे हैं, घर बैठेंगे तो फिर लोग चीखेंगे कि भाई हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया, गवर्नमेंट कर क्या रही है, सवाल करेंगे। तो उनके सवाल से बचने के लिए उनको फिर कहीं और एडजस्ट कर दो। तो फिर वो बच्चे मास्टर्स में घुस जाते हैं कि चलो भाई मास्टर्स कर लेते हैं। मास्टर्स के बाद फिर कुछ बच्चे कहते हैं हम पीएचडी कर लेते हैं। जॉब तो मिल नहीं रही, जो रियल सिनेरियो है पाकिस्तान का। तो यहाँ के जो बैचलर्स होती है, यहाँ की बैचलर्स के बहुत सारे यहाँ पे यंगस्टर्स तो बैचलर्स करते ही नहीं है। वोकेशनल प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम कहते हैं, जो हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेज करवाता है। जैसे हमारे पास मटियारी में टेक्निकल कॉलेज था, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मैंने नहीं किया था, मुझे बड़ा अफसोस था यार मैंने डिप्लोमा नहीं किया, मेरे पास डिप्लोमा होना चाहिए था। तो जब मैंने यहाँ पे आया, मैंने ये देखा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री के प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली कहते हैं कि बच्चा आए, हम उसको डिप्लोमा करवाते हैं कि भाई तुम्हें काम क्या करना है, इंडस्ट्री में काम क्या चाहिए, तुम डायरेक्टली वो आगे काम सीखो।
और अपना काम आगे बढ़ाते जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, हमारे यहाँ बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे पढ़ाई में मजा नहीं आता, तो मैं बस कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, बैठ के कुछ ना कुछ करने के देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे जो बच्चे कहते हैं कि यार हमें जॉब नहीं, हमें हमें एजुकेशन में थोड़ा मसला होता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हें थ्योरी कम और हम तुम्हें जो है वोकेशनल प्रोग्राम, टेक्निकल स्किल तुम्हें डायरेक्ट सिखाते हैं, ताकि तुम इंडस्ट्री में काम कर सको। और ये लेबर से भी थोड़ा ऊपर होते हैं, लेबर नहीं होता ये। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे हम यहाँ ऑस बिल्डुंग कहते हैं जर्मन में, और उसको अगर ट्रांसलेट करें तो उसकी ऑस बिल्डुंग की ट्रांसलेशन अगर जर्मन से इंग्लिश करें तो उसको वो ट्रेनिंग वर्ड हो जाता है। तो ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम में यहाँ पे फिर लोगों को ये पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं, वैसे तो आपको जर्मन C1 चाहिए ऑस बिल्डिंग के लिए, जो आपको तकरीबन 2 साल लग जाएंगे पाकिस्तान में सीखने में। लेकिन जो यहाँ के जर्मन बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, पूरी दुनिया में लोगों के लिए अवेलेबल है। लेकिन स्किल, लैंग्वेज का स्किल आना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लोग पे कर रहे होते हैं। मैंने जैसे आपसे शुरुआत में बात की कि 1000 यूरो आप जर्मनी या किसी भी शहर में रहें तो 1000 यूरो आपकी अयाशी है, अयाशी। तो ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट ही 1200 यूरो से होता है। और जितने लोग भी एक्सप्लोर करेंगे उनको समझ आएगा कि ऑस बिल्डिंग में कितने पैसे हैं। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है तो उसके लिए वो 2500 यूरो से शुरुआत करते हैं, और 3 साल का प्रोग्राम होता है, तो फिर वो हर महीने आपको 2500 यूरो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में 3500 यूरो, थर्ड ईयर में आपको वो पे करेंगे 4500 यूरो पर मंथ के हिसाब से। तो ये इतना पैसा वो लोग सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले बच्चों को दे रहे होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं। तो आप सोचें कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कितना स्किल पे फोकस करती है कि बच्चा अगर स्किल सीखने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, तो उसको बंदा फाइनेंशियल, उसके ऊपर टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ूं भी सही और पैसे भी कमाऊं, क्योंकि मुझे अपना गुजारा करना है। यहाँ का सिस्टम तो अलग है ना, फैमिली तो पैसे नहीं देती इतनी। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है। इसमें आपको चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑस बिल्डिंग के लिए तो आपके बहुत कम चांसेस हैं अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो। मास्टर्स में आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फॉर मास्टर्स वीजा यू नीड अ गुड प्रोफाइल, कि आपकी 1 साल 1.5 साल अगर आपको हो गया है, ग्रेजुएट हुए, तो आपके पास जॉब होनी चाहिए, जॉब का आपके पास होना चाहिए। तरीका हमारे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वो फेक लेटर्स बना के और वो कर लेते हैं, ठीक है, उस पे भी हो जाता है। लेकिन वो फिर आपको इंडस्ट्री में जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा मसला होगा कि भाई आपने झूठ बोल के आप पहुंच तो गए, लेकिन फिर आपने वो चीजें सीख नहीं पाए। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि आपके प्रोफाइल के अंदर जॉब का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो कुछ पढ़ा ही ऐसा रहे हैं जो आपकी जॉब में आपने देखा होगा। स्टडीज एक अलग चीज है, जॉब एक अलग चीज है। तो उसमें जो आपने देखा होगा वो आपको फिर वहां पे मास्टर्स में आपको रिलेट करना पड़ता है। बैचलर्स में ये होता है कि आपको, बैचलर्स का सिनेरियो थोड़ा टिपिकल है। हमारे यहाँ बैचलर्स, हम इंटर के बाद बैचलर्स में इनरोल हो जाते हैं। यहाँ पे 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, जिसे हम BA, BCom, BSc कहते हैं, वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो आपके पास, तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर्स के अंदर आपका वीजा के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि रिजेक्शंस होती हैं। क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप अपने कंट्री से जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपको सवाल करेंगे कि भाई आप अपने मुल्क से बैचलर्स क्यों नहीं कर रहे, आप इतनी उम्र में बाहर क्यों जा रहे हैं, आपका वापस आने का प्लान है या आप वहीं पे सेटल होंगे। तो उससे वो इवेल्युएट करते हैं कि यार इस बच्चे का क्या माइंड है, ये बच्चा पढ़ने जा रहा है या ये बच्चा जस्ट वीजा लेके वहां पे रहना और कमाना और वापस पाकिस्तान को अमीर करने के पीछे लगा हुआ है। तो उस पे वो डिपेंड करता है। मास्टर्स में उनको बच्चे चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स के लिए बहुत कम बच्चे हैं और इनको अपनी फील्ड्स को अपग्रेड भी करना होता है। हम जैसे इंजीनियर्स के थ्रू जो अपने मुल्क में कोशिश कर करके थक गए, तो मास्टर्स के चांसेस वीजा के बहुत होते हैं, बैचलर्स में कुछ लोअर होते हैं। लैंग्वेज के कोर्स के लिए भी लोग आते हैं, लैंग्वेज का भी स्पेशलाइज्ड एक वीजा होता है इनका, जिसमें आपने लैंग्वेज आगे सीखनी होती है। लेकिन द बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि आप A2 गोइथे से कर लें, उसके बाद फिर आप लैंग्वेज के वीजा के लिए अप्लाई करें। और लैंग्वेज के वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त आपको एक एडमिशन दिखाना होता है कि मैंने फिला
लैंग्वेज सेंटर है। यहाँ पे हमारे पास है VHS है और मारिया स्प्रिंग है, 2 लैंग्वेज के स्कूल्स हैं। तो वहाँ का आपको नया एडमिशन लेना होता है और वो एडमिशन आपने दिखाना होता है कि भाई ये मेरे पास एडमिशन है। तो वो आपसे सवाल करेंगे भाई आपने बेसिक सीखा है या आप ज़ीरो से वहाँ सीखने जा रहे हैं। अगर आपका A1 या A2 नहीं होगा तो वो फिर आपको कहेंगे कि भाई अब यहीं बैठे रहो, हमें पता है कि आप क्यों वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। और पाकिस्तान का तो अभी बहुत ज़्यादा केस ऑफ हो चुका है। मैं तो शुक्र करता हूँ कि भाई मैं टाइमली निकल आया। जितने लोग अभी देख रहे हैं वो भी, उनसे कोशिश है कि भाई वो लोग भी टाइमली कोशिश करें कि निकलने की कोशिश करें, वरना दिन ब दिन सिनेरियोज थोड़े ऑफ होते जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो है बेसिक। मास्टर्स में आपको अप्लाई करना है, मास्टर्स ज़्यादा वीज़ा के चांसेस होते हैं, बैचलर्स के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अपना प्रोफाइल बनाएं, अपनी लैंग्वेज सीखें, उसके बाद आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपका बन सकता है। BA BSc आपकी होनी चाहिए, 14 साल की एजुकेशन के बिना आप नहीं अप्लाई कर सकते, और लैंग्वेज कोर्स उसके बाद आता है। और उसके अलावा 3 डिफरेंट, वैसे तो वेबसाइट आप गूगल पे जाके लिखेंगे आपको हज़ारों वेबसाइट मिलेंगी, लेकिन वो हज़ारों जो लिंक्स होंगी वो आपको कहीं न कहीं से यहीं पे ही जो है वो लिंक करेंगी। नंबर 1 है दाद, जिसके बारे में आपसे हर बंदा बात करेगा कि भाई दाद पे जाओ, दाद पे आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं वो दाद के वहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने एक्सप्लोर की थी माय जर्मन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो प्रोग्राम्स मुझे दाद पे नहीं दिख रहे थे वो प्रोग्राम्स मुझे माय जर्मन यूनिवर्सिटी पे दिख रहे थे। और माय जर्मन यूनिवर्सिटी पे आपको ऐसे प्रोग्राम्स भी दिखेंगे जिन प्रोग्राम्स की हाफ लैंग्वेज जर्मन है, हाफ लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होंगे जिनमें आपकी लैंग्वेज जो है स्पेसिफिकली कोर्स की वो जर्मन होगी। तो जर्मन में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कंडीशनल एडमिशन लेटर, जैसे मुझे डेगनड्रॉफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मिला था। और उन्होंने कहा था कि मुझे C1 जो है विद इन 2 मंथ सबमिट करवानी है, C1 का गोएथे का एग्जाम। तो मैंने कहा 2 मंथ्स तो बहुत कम है, कम से कम 2 साल का टाइम तो देना बाबा। तो ये वाला सिनेरियो था। तो उसके बाद मैं दूसरी एक यूनिवर्सिटी थी उसके लिए मैंने ट्राई किया, वो हाफ जर्मन एंड हाफ इंग्लिश प्रोग्राम था। उसमें उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आपने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट करना है इन फर्स्ट सेमेस्टर। तो उस पे आपको फिर वीजा भी मिल जाता है, आपको कोई मसला भी नहीं होता। कंडीशनल एडमिशन पे ये होता है कि आपको, वैसे 2 किस्म के एडमिशन होते हैं, एक नॉन कंडीशनल, एक कंडीशनल। कंडीशनल में आपको कंडीशंस पूरे करके जमा करवानी होती है, फिर वो आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं जिसपे फिर आप वीजा के थ्रू आ सकते हैं जर्मनी। कंडीशनल पे भी लोग आते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में भी कंडीशनल एडमिशन पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने फिर वो बाकी चीजें पूरी की होती है, सिर्फ लैंग्वेज ही इनकी कंडीशन होती है। और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली कहती है कि भाई मैं आपको जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे आके सिखाऊंगा, आपको कोई मसला नहीं है, आप आ सकते हैं। तो फिर उन लोगों को वीज़ा इशू हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि माय जर्मन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको जर्मनी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। आईएलटीएस का क्या स्कोर है आपका, बैचलर्स किस में है आपकी, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, स्कॉलरशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दाद से रिलेटेड है नहीं है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फिल्टर आउट करके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है स्टडी पोर्टल। जो लोग बैचलर्स के लिए कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, तो वो भी स्टडी पोर्टल को चेक कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल पे आपको पूरे यूरोप की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारों का दिखेगा, लेकिन उस पे आपको इतनी स्पेसिफिक डेटा नहीं मिलेगी जितनी माय जर्मन यूनिवर्सिटी पे मिलेगी। और दाद पे भी आपको उतनी स्पेसिफिक डेटा प्रोग्राम के बारे में, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में, लैंग्वेज के ऊपर, आइल्स चाहिए नहीं चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट हो जाएगा नहीं होगा, एडमिशन की क्या क्राइटेरिया है कि जिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको माय जर्मन यूनिवर्सिटी पे मिलेंगी। और माय जर्मन यूनिवर्सिटी शुड नाउ स्पॉन्सर माय नेक्स्ट अपकमिंग लाइव सेशन, क्योंकि इतनी तारीफ कर दी है मैंने उनकी। और उसके बाद आते हैं एडमिशन अप्लाई करने का प्रोसेस। ये देखो ना, ये चीज मैंने अभी तक, बहुत सारे लोग देख रहे थे कि ये इसने प्रॉपर एडिट किया ही नहीं है स्लाइड को, तो बस कोशिश कर रहे थे। अच्छा यार मेरा एक सवाल है जी सर, हुक्म करें सर। आपके सवाल तो ये आप सवाल कर रहे होते हैं, हमारे लाइव को तो छोड़ ये दें। ये लोरम इप्सम डोलोर सिट अमेट
कॉन्सर्टी और एजिप्शियन इलिथ, ये क्या है? ये जर्मन लैंग्वेज है। ये जर्मन लैंग्वेज में असल में मैं कह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ाई पे फोकस करें। अगर आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। मैंने ये लिखा हुआ है जर्मन में। नहीं, मुझे तो लगा कि दोस्तों जर्मन से लैंग्वेज पे लिखा हुआ है कि 50 लाख है तो वीडियो देखो, नहीं तो घर जाओ सो जाओ। हाँ, ये इसकी दूसरी माना है, ये इसकी लुग़वी माना है, जो असल माना है इसकी। तो आते हैं एडमिशन अप्लाई करने के प्रोसेस पे कि किस तरह एडमिशन अप्लाई होता है। सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट यूनी असिस्ट कि यूनी असिस्ट का जो सिस्टम है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत सी तो नहीं, लेकिन आपको हर जर्मन बंदा जो है ना, जो आपका पॉडकास्ट आपको व्लॉग्स बनाता हुआ दिखेगा। मैं तो व्लॉगर नहीं हूँ भाई, मैं तो एक सिंपल बंदा हूँ जो, जैसे मैं फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी डिटेल्स अपडेट कर रहा होता था, अपनी लाइफ के बारे में अपडेट कर रहा होता था, वो अब मैं जानू जर्मन के पेज के थ्रू लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ। तो सर सर सर, इधर इधर शरिया साहब, इधर इधर, आपसे बात हो रही है। तो जितने लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको व्लॉगर्स बता रहे होते हैं कि भाई यूनी असिस्ट के थ्रू जो है आपने ट्राई करना है, यूनी असिस्ट आपको बेहतरीन करेगी, ये करेगी वो करेगी। यूनी असिस्ट में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स, उनका एक पोर्टल होता है, आप रजिस्टर करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, एवेल्युएशन वो खुद करते हैं। उसमें ज्यादा आपको टेक्निकल परेशानी नहीं होती, और व्लॉगर्स को बताने के लिए इजी भी इसलिए होता है क्योंकि फिर वो उनको आगे क्वेरीज का जवाब नहीं देना होता। लेकिन यूनी असिस्ट एक अलग से इदारा है जो यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करता है एडमिशन के प्रोसेस के अंदर। तो उसमें आपसे वो पहली एप्लीकेशन के वो 75 यूरो लेते हैं। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर, दूसरी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हैं तो आपसे वो फिर 30 यूरो लेते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी आप प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो आपसे वो 30 यूरो लेंगे। जितने प्रोग्राम्स में आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करेंगे, पहला प्रोग्राम आपको 75 यूरो लेंगे, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आपसे 30 यूरो लेंगे। उसमें होगा क्या कि आपको ज्यादा कोई टेक्निकल मतलब पोर्टल्स पे जाके ये वो नहीं करना, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वहां अपलोड करने हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कौन कौन से प्रोग्राम्स में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उनकी पहले आपने स्टडी कर लेनी है, वरना आप अपने पैसे जाया करेंगे। ठीक है। मेरे तो मामू बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो भाई क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, अपना एटीएम कार्ड दिया हुआ था कि भाई जितने प्रोग्राम्स में तुम्हें अप्लाई करना है करते जाओ, और मैं धड़ाधड़ करता जा रहा था। लेकिन मेरे दोस्त हैं हमारे, राफे पंवर साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि भाई यूनिवर्सिटी के थ्रू तू पहले स्टडी कर प्रॉपर, उसके बाद तू जो है प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर। तो मैंने तो उनकी सलाह को नहीं माना, लेकिन मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि भाई पहले स्टडी करो कि आपका जीपीए क्या है, इतने जीपीए पे एडमिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो उसके बाद जो है फिर आपने ना करना है इस चीज को कि भाई मैंने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के थ्रू या नहीं करना। तो पहली चीज तो यूनिवर्सिटी का ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद दूसरा होता है डायरेक्टली एट यूनिवर्सिटी पोर्टल। कुछ यूनिवर्सिटीज पोर्टल पे अप्लाई करने के वैल्यूएशन के पैसे मांगती हैं 30 यूरो के अराउंड, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो बोलती हैं कि भाई एप्लीकेशन फ्री है। लेकिन जहां पे फ्री एप्लीकेशन होती है वहां पे रश भी होता है। सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं है जो जर्मनी आना चाहते हैं, इटली अच्छा कंट्री है, वहां से भी लोग ग्रेजुएट होके जर्मनी आ रहे होते हैं कि भाई हमें जॉब का तो कम से कम सिनेरियो बन जाए। तो पूरी दुनिया से जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे लोग फिर यूरोप की साइड, जर्मनी की साइड आ रहे होते हैं। तो जितने फ्री प्रोग्राम्स हैं उनमें रश बहुत होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि आपने एप्लीकेशन पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, अब आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लियोपर्ड के थ्रू भेजने हैं हमें। लियोपर्ड मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो जो है आपको एक पैकेज दे। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज आप जर्मनी भेज रहे हैं तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए लगते हैं पाकिस्तान से। लेकिन लियोपर्ड को अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं स्टूडेंट पैकेज अवेल करना चाह रहा हूँ, ये भी, वैसे तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था मुझे 15,000 बोले, में वापस आ गया था। फिर हमारे एक दोस्त हैं दानिश राज, उन्होंने मुझे बताया कि भाई जाओ उनको बोलो कि स्टूडेंट पैकेज है, स्टूडेंट पैकेज को आप अवेल करो। तो स्टूडेंट पैकेज को जब मैंने अवेल किया तो फिर मुझे पता चला कि भाई ये 15,000 से मैं 2,500 के ऊपर आ गया। तो 2,500 में उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स उठाए और उन्होंने सेंड कर दी यूनिवर्सिटी को। जैसे ही डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे तब जाके उन्होंने पोर्टल पे अपडेट किया कि भाई आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस हो चुकी है, वरना आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस नहीं होती। ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना होता है। आपने ईमेल करनी होती है यूनिवर्सिटी को कि भाई मैंने अपलोड कर दिया है,
आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर है, आप उसके साथ ईमेल के थ्रू बात करें, कोशिश करें कि ईमेल इंग्लिश में लिखें, उसको डीप एल नाम से वेबसाइट है, वहां पे जाके ट्रांसलेट करें, जो जर्मन कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसको आप पेस्ट करके वहां पे ईमेल भेज दें। जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि यार सिंधी, अभी हमारा कल्चर डे आने वाला है कुछ दिनों में, तो हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि यार सिंधी हमारी जो जबान है ना, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। असल मोहब्बत जो है जबान से, वो यहाँ पे जर्मनी में आपको दिखेगी। आप किसी से जर्मन में बात करेंगे, वो बंदा आपको, आप बोलेंगे उसको कि भाई मुझे रास्ता नहीं पता, वो अपना काम छोड़ के भी आपको हेल्प करेगा। इतना वो अपनी लैंग्वेज पे ज्यादा, अपनी लैंग्वेज के ऊपर ना वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं उससे। लेकिन जब आती है बात इसकी कि आप इंग्लिश में लिखते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि आप ईमेल लिखते हैं और 4-4 5-5 दिन तक रिप्लाई नहीं आता, तो लोग बोलते हैं यार बहुत सुस्त सिस्टम है इनका। सुस्त है ये, लेकिन अगर आप उनकी लैंग्वेज में लिखेंगे, उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो वो फिर आपको अच्छे तरीके से जवाब भी देंगे और टाइमली जवाब देंगे। दिन में 2-2 बार भी आपकी ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है एडमिशन के अप्लाई करने का। उसके बाद फिर आपका एक चीज आती है, वो है कि कोरेकिल की सर्विसेज। कोरेकिल की जो सर्विसेज हैं वो आपने क्या कहते हैं, लेनी होती हैं। वैसे तो फिनतिबा भी है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो थोड़ा बहुत कमेंट्स को देख लेते हैं कि रवीना कुमारी ने कमेंट किया है कि मेरा क्वेश्चन है कि आइल्स कितना जरूरी है वहाँ। आइल्स जरूरी है, लेकिन बगैर आइल्स भी आप आ सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवाएं और आप उसके थ्रू आ सकते हैं। और उसके अलावा अली हैदर ने कमेंट किया है, किसी बच्चे की कॉलेज साइड से बीएससी 14 इयर्स की है, क्या उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल है अपॉर्चुनिटी, बैचलर्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उनको आप बोलें कि वो जर्मन लैंग्वेज गोएथे से करें, A1 A2 4 महीनों में हो जाएगी, तब तक आपका एडमिशन लेटर भी आ चुका होगा। उसके अलावा बिना ब्लॉक अकाउंट वारो सीन आए छा यो थोरो यार, ब्लॉक अकाउंट के बिना सिंपल सिंपल लाइन, वन लाइनर बोलूंगा। ब्लॉक अकाउंट के बिना 3.6 3.7 सीजीपीए है, अप्लाई करो इरेस्मस के लिए, दाद के लिए। वो हमारे जो शहरियार भाई हैं, हमारे जियो न्यूज वाले, वो जो है वो हमें बेहतर गाइड करेंगे, क्योंकि वो अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए और इस साल वो दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। हम तो इतने आउटस्टैंडिंग है नहीं, तो इसलिए हमने इस तरफ गए नहीं। और अगेन अनदर क्वेश्चन, विदाउट ब्लॉक अकाउंट इज देयर ऑप्शन? यार स्कॉलरशिप 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 है बे स्कॉलरशिप से हिते का लाइन ना लॻल इटली वांगुरु के धड़ाधड़ स्कॉलरशिप आहिनि बाबा, फलाणी मिलंदी, टीरी मिलंदी, मटीरी मिलंदी, कोन थींदो। हिकिड़ो तो तव्हां एक गवर्नमेंट मुफ्त में भी पढ़ाए, एक तो गवर्नमेंट आपको मुफ्त में पढ़ा रही है, ऊपर से आप लोग कह रहे हो कि हम इतने आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, इतने आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं कि दुनिया में कहती है कि भाई आप हमारे पास आओ, लेकिन फिर भी हम जर्मनी चूज कर रहे हैं कि आप जर्मनी, हम जर्मनी जाना चाहते हैं, तो हमारा सारा खर्चा हमारे अब्बा की तरह वो भरे। ऐसा नहीं हो सकता। जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं वो भाई आप पे ही खर्च होने हैं। आप ही उनसे ऐशी कर रहे होगे यहाँ पे, आप ही उनसे रह रहे होगे, आप ही उनसे खा रहे होगे, आप ही उनसे घूमने फिरने जा रहे होगे। इटली का टिकट यहाँ से जहाज का मिलता है 12 यूरो का। आपको हर महीने घूमने जाना है यूरोप में किसी कंट्री में, तो आपको वो गवर्नमेंट पे करेगी कि भाई आपने गवर्नमेंट के थ्रू आना है। ये इरफान भाई को मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सब लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई ये सिनेरियो इस तरह होता है। और उसके बाद एक सवाल पूछा है फैजान अकबर ने, व्हाट आर मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपकी मास्टर्स पेट्रोलियम से आप नहीं देखें, आप देखें कि जर्मनी में क्या रिक्वायर, जर्मनी को क्या चाहिए। क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं वो तो आप यहाँ के करके चले जाएंगे। मेरी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, लेकिन क्या इनको पेट्रोलियम इंजीनियर वाला बंदा चाहिए? क्या पेट्रोलियम इंजीनियर वाले बंदे की फ्यूचर में इनके पास कोई नीड है, या वो कहीं ना कहीं से रिप्लेस हो जाएगा? कोई ना कोई दूसरी फील्ड वाला बंदा आके, एनर्जी इंजीनियरिंग वाला बंदा आके वो आपकी पेट्रोलियम की फील्ड को उठा लेगा। ये सिनेरियो आपने देखना है। और उसके बाद भाई ये मेरा कजन है फहद, तो फहद, ये फहद के लिए शाउट आउट है भाई कि माइट आई लव यू एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये भी अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए, हो गया शाउट आउट भाई। और उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू, ओके। और करंटली आई एम डूइंग माय बैचलर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एनी टिप फॉर फ्यूचर अब्रॉड मास्टर्स? भाई पूरा लाइव सेशन देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं। और अमार भाई हैं हमारे, वालेकुम सलाम सर। और माशाल्लाह इंजीनियर, गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हम कैसे इंजीनियर बने सर आपको पता है, आप जानते हैं, आप करीब से देखा है आपने।
मारिया, हाँ पीएचडी के लिए हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनसे बात करके देखूंगा। और थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके अलावा आई एम ग्रेजुएट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी इन बीएस सोशियोलॉजी प्रोग्राम, आई एम विलिंग टू स्टडी इन जर्मनी। सोशियोलॉजी के भी आप प्रोग्राम सर्च करें, आपको मिल जाएगा ऑप्शन, काम हो जाएगा आपका। और अब्दुल वहाब मेमन, अच्छा उनको मेंशन किया है। और ये हमारे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे दोस्त हैं हमारे, पीर साहब, पीर राफिर हाजी साहब सर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। साईं तव्हांजी इलाही याद पई अचे जर्मनी में, तव्हांजी इलाही याद पई अचे। हमारा, मैं आपको ये बता चलूं, हमारे जितना भी यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड रहा, 7 साल में मैंने ग्रेजुएट में बैचलर्स मैंने कंप्लीट की है। और बहुत से लोग बोलेंगे यार ये 7 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ये 7 साल में हम। एहसन ने कंप्लीट की और 7 ही साल में साई ने कंप्लीट की, इतनी पक्की दोस्ती है इन दोनों की। हाँ, तो ये चीज है। अच्छा, उसके बाद है वजाद भाई हमारे पूछ रहे हैं स्कॉलरशिप दिलवा दे। सर मैं कुछ नहीं दिलवा सकता आपको, आप अपनी, आपकी कोशिश पे आप कर सकते हैं। और जर्मन में मैं एक चीज बोलूंगा, जिन लोगों की बैचलर्स हुई पड़ी है, जिन लोगों को बैचलर्स करने के बाद नॉलेज है अपनी फील्ड की, तो वो लोग जर्मन लैंग्वेज करें। 1 साल का भी, 1.5 साल का भी तजुर्बा है आपके पास अपनी रिलेवेंट फील्ड का, बैचलर्स का। ये नहीं कि ये हमारे वजाद भाई जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की 3.76 सीजीपी के साथ मेहरान यूनिवर्सिटी से, और माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग बच्चे रहे थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन इनको जॉब नहीं मिल पा रही अपनी फील्ड की। तो अब ये डॉट नेट कोई आईटी कंपनी को सॉफ्टवेयर हाउस में इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क का टैलेंट इस तरह जाया हो रहा है। और इन लोगों की अब इस तरह ये है कि अरे यार, इनकी नौकरियां तो अंदरून सिंध वाले खा जाते हैं ना बेचारों की। हाँ यार, ये अंदरून सिंध वाले जो है ना, देखो, तो मैं भी ये अंदरून सिंध से सिनेरियो। आके कराची वालों की नौकरी खा के बैठा हूँ। तू भी अभी अंदरून कराची वालों की सीट है जिस पर तू जर्मनी चला गया भाई। कराची वालों बस के साथ भाई बड़ा क्या जुल्म करें। होता है यार। अच्छा, तो इस तरह होता है कि जो लोग अपनी रिलेवेंट फील्ड की जिनको नॉलेज है, और वो आईटी या किसी दूसरी फील्ड की तरफ स्विच हो गए क्योंकि उनको वो अपने गुजारा करना है, अपना अर्निंग तो करनी है लोगों ने, तो फिर वो लोग भले जर्मन लैंग्वेज करके भी आ जाएं, उनके पास 3 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, लेकिन बैचलर्स उनकी उनकी हुई पड़ी है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, तो फिर वो लोग परेशान होंगे कि भाई हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि भाई वो कहते हैं कि अपनी रिलेवेंट फील्ड में आप आओ ना। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स की हुई है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको आईटी का है, तो आप कैसे इसको इंटरलिंक करते हैं? आपने एक चीज पढ़ी नहीं है, भले आप कितने भी चीते हो, लेकिन आपके लिए जर्मनी नहीं है। यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में ये है कि भाई कुछ भी पढ़ा हुआ है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर, लग गया छक्का तो लग गया। यहाँ ये कहते हैं कि भाई इस तरह नहीं होता। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब के ऊपर सिविल इंजीनियर का बंदा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बंदा, आईटी का बंदा मेरी जॉब पे अफेक्ट नहीं कर सकता, उसको पीआर ही नहीं मिलेगी भाई। तो आपकी जो भी रिलेवेंट फील्ड है, आपने अगर वहां से बैचलर्स की हुई है और आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आप ये समझ लें कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास रास्ते खुल रहे हैं। और उसके भाई, अच्छा उसके बाद पैसे भी नहीं है, पानी भी नहीं है भाई, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा भाई, वही बेहतर करने वाला है। और हाजी भाई केड़ा हाल आहिनि, ठीकु आहियो, ख़ैरियत आहे? यार दिस वन इज़ अ शाउट आउट टू हाजी भाई। हाजी भाई असांजा इलाही सुठा दोस्त आहिनि, ऐं जॾहिं असां पाकिस्तान में हुयासीं, कराची आमशोर में, तॾहिं व्लॉग कंदा हुआसीं, त असांखे हिकु ॿ ॾाढी ॾाढी रिस्पेक्ट ॾिनी, ॾाढो सपोर्ट कयो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट टाइम। ऐं हसन, वाह कहिड़ा हाल आहिनि हसन, ठीकु आहियो? अ, हाँ माइटे स्पॉन्सर करेंगे, आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे माइटे तो किसको करेंगे? और फैज में स्पॉन्सर करता हूँ, गलत है, अच्छा। वार्ड बोर्ड मैकेनिकल इंजीनियर, नवीन भाई मैकेनिकल इंजीनियर आ जाओ, रास्ते खुले हुए हैं भाई। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर वाले माल छाप रहे हैं, माल छाप रहे हैं, सही वाला माल छाप रहे हैं। और अच्छा मैकेट्रॉनिक्स के हैं ये, सॉरी सॉरी, मैकेट्रॉनिक्स वाले भी माल छाप रहे हैं, वो भी माल छाप रहे हैं। और व्हाट एवर ब्लॉक अमाउंट इज देयर अदर ऑप्शन, स्पॉन्सर का ऑप्शन होता है, लेकिन स्पॉन्सर के लिए आपका जर्मनी में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हर महीने 3,000 यूरो, 2,500 यूरो कमा रहा हो, और उसके अपने एक्सपेंस काटने के बाद, टैक्सेस काटने के बाद उसके पास 1,000 यूरो तक, 900 यूरो तक अगर सेविंग है, तो वो बंदा फिर आपको स्पॉन्सर कर सकता है जर्मनी के लिए। और जी 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 हसन भाई, जी जी। तो अब चलते हैं आगे,
कोरेकल की सर्विसेज के ऊपर बात करते हैं। कोरेकल की सर्विसेज किस तरह होती है, क्या होता है। तो कोरेकल की जो सर्विसेज हैं, आप उनसे 3 सर्विसेज लेंगे। एक ब्लॉक अकाउंट की सर्विस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस। मैंने कोरेकल से हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस ली थी अबाउट टीके। ये टीके की हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस थी, मैंने उनसे ली थी। ऑनलाइन सर्विस होती है ये, आप एक बार अप्लाई करते हैं, वो आपको तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये तीनों चीज़ें आपको देते हैं। जब आप जर्मनी पहुंचते हैं तो फिर आप आके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिवेट करवाते हैं, वो आपको मेल्स यहाँ आ रही होती हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको कोरेकल प्रोवाइड करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। जब आप जर्मनी पहुंचेंगे तो आपकी चार्जेस जो है वो स्टार्ट होंगे। पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद आ जाते हैं वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। सबसे मुश्किल, सबसे टफेस्ट और डिसाइडिंग वीज़ा प्रोसेस होता है। तो वीज़ा प्रोसेस में कुछ इस तरह होगा कि भाई आपने जो है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग करवानी होती है। अपॉइंटमेंट बुकिंग का मैंने बता दिया किस तरह, कितना टफ होता है, कितना टिपिकल होता है सिस्टम कि भाई आपने रात को 2-4 बजे आप बैठे हो, 3 बजे आप बैठे हो। और हम लोग तो एक ग्रुप के अंदर, कराची का एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, हम उसके अंदर होते थे। और उसके अंदर जब लिंक ओपन होती थी तो मैसेज आता था कि भाई लिंक ओपन हो गई है, और विद इन 1 मिनट पता चलता था कि भाई लिंक डाउन हो गई। क्योंकि 1 मिनट के अंदर जैसे ही लिंक ओपन हुई, 2000 लोग सर्वर पे पहुंच गए टू बुक देयर अपॉइंटमेंट। उनके साथ साथ फिर एजेंट्स भी पहुंच गए, ब्रोकर्स भी पहुंच गए। और कराची में अपॉइंटमेंट का सीन बुकिंग पे होता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान के जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे पंजाब से हो, कहीं से भी हो, वो फिर बैठ जाते हैं आके। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कराची में, पाकिस्तान में 2 काउंसलेट हैं जर्मन एम्बेसी के। एक कराची में है जो स्पेसिफिकली है सिंध और बलूचिस्तान के लिए। मैं अगेन ये कहूँगा कि भाई सिंध वाले और बलूचिस्तान वाले बहुत लकी हैं कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई तो आपको उस डेट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और उसके 1 महीने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा अपना। इस्लामाबाद में ये सीन है, इस्लामाबाद की एम्बेसी जो है वो पंजाब, केपीके, अफगानिस्तान एंड आई हैव हर्ड अबाउट कि ईरान वालों को भी शायद वो सपोर्ट करते हैं कि उनके बच्चे भी आके करा इस्लामाबाद में आके अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है वहाँ पे। और वहाँ पे वेटिंग टाइम जो है वो 1.5 साल तक हो जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिले, टाइम लगे, आपका नंबर आए, फिर आपको पासपोर्ट भी आए आपका, तो 1.5 साल तक टाइम लग जाता है। आपने मेरे व्लॉग्स में, एक दोस्त है मेरे आलियान, उनको देखा होगा, उनको 2 साल हो गए थे जस्ट बिकॉज कि उनका अपॉइंटमेंट सिलेक्ट भी हो गया था उनकी। उन्होंने 4 महीने वेट भी किया। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मंथ उनकी अपॉइंटमेंट थी तो पता चला कि भाई एम्बेसी ने सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी ने। फिर उनको 1.5 साल और वेट करना पड़ गया। तो ये थोड़ा सिनेरियो होता है। वीजा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट है, वहां पे मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक वीजा का फाइल होता है कि आपने वो सारी डेटा उसमें फिलअप करनी है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए भेजे, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और पास सर्टिफिकेट, इंटर मैट्रिक की मार्कशीटें, पक्का सर्टिफिकेट, और उसके अलावा लैंग्वेज आइल्स, और उसके अलावा जो भी चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी में भेजी हैं वो आप उसके साथ सबमिट करें। ट्रैवल इंश्योरेंस, कोरेकल की हेल्थ इंश्योरेंस, कोरेकल की ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन, वो मैं उस पर बात करूंगा कि जब आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। ईजी जो तरीका है वो मीज़ान बैंक का है। मीज़ान बैंक जाएं, वहां जाके अकाउंट खुलवाएं, और उनको बोलें कि कोशिश करें कि ऐसी मीज़ान बैंक में की ब्रांच में जाएं जहां पे उन्होंने पहले ब्लॉक अकाउंट का काम किया हो। तो मैं गया था कासमाबाद में है एक ब्रांच, जो आई थिंक सो पकौड़ा चौक की साइड है ब्रांच। मैं वहां पे गया था, वहां पे मीज़ान बैंक की ब्रांच पे मैं गया, मैंने वहां पे अकाउंट खुलवाया था। 1 हफ्ते बाद मैं गया वहां पे, मैंने कहा कि भाई मुझे पैसे ट्रांसफर करने टू जर्मनी। तो उनको पता था कि भाई ये ब्लॉक अकाउंट की बात कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे जस्ट सिंपली डॉक्यूमेंट मांगा, और कुछ एक दो और डॉक्यूमेंट्स थे, ब्रेक डाउन शीट, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो वो बेसिक थे, वो उन्होंने मुझसे मांगे, एंड अकाउंट्स में पैसे पड़े थे। उन्होंने कहा हम आपको 1 दिन बाद आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने तकरीबन दोपहर को 1 बजे ट्रांसफर कर दिए थे अमाउंट।
चेक सबमिट कर दिया था मैंने उनको कि भाई इस चेक के थ्रू आप प्रोसेस कर दें, और रात को 1 बजे मुझे कंफर्मेशन आ गई थी कि भाई आपके ब्लॉक अकाउंट में 11,500 यूरो सबमिट हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज होती है वीजा इंटरव्यू। वीजा इंटरव्यू के लिए आप लोग प्रिपेयर होके जाएं, टाइम से आधा घंटा पहले जाएं। और प्रिपेयर होने का आप इस तरह से समझ लें कि अ, आपने अपने मोटिवेशन लेटर को पढ़ के जाना है कि भाई मोटिवेशन लेटर जो है आपका वो क्या कह रहा है। आपने आपने जो मोटिवेशन लेटर आपने वहां सबमिट किया है एडमिशन के टाइम, वो डिफरेंट होगा। और जो एडमिशन लेटर आपने सबमिट किया है एम्बेसी में वीजा के लिए, वो डिफरेंट होगा। तो आपने अपने एडमिशन लेटर को पढ़ के जाना है। अगर आपको थोड़ा खड़पील किस्म का बंदा मिल गया जिसने आपसे पूछना है प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो आपसे आपका मोटिवेशन लेटर पढ़ के सुनाने को बोलेगा, या आपसे पूछेगा कि आपने क्या लिखा है मोटिवेशन लेटर में। तो चैट जीपीटी से भले लिख के जाए, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या लेटर मोटिवेशन लेटर में आपने लिखा है, और किस तरह से आपने उसको फॉर्मेट किया है। क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने एक मास्टर्स का एडमिशन रिजेक्शन वीजा का देखा, जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि भाई आपने मोटिवेशन लेटर जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमें। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें थोड़ी आपने देखनी होती हैं। उसके बाद वीजा की रिसीविंग जो होती है वो इस तरह होती है कि आपको जब आपका वीजा हो जाता है इंटरव्यू, तो आप उनसे जरूर पूछा करें इंटरव्यू के बाद कि भाई मेरी डिजिटल वीजा रिक्वेस्ट टू म्यूनिक जर्मनी कब जाएगी। अगर वो कहते हैं विद इन अ वीक, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो कह रहे हैं हम आपकी आज ही भेज रहे हैं, तो मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। तो जब जिस दिन आपकी वीजा की डिजिटल रिक्वेस्ट जाती है, उसके 3 वीक्स के बाद आप जो यहाँ की ऑसलैंडर ब्यूरो है उसको आप ईमेल करते हैं। कि ऑसलैंडर ब्यूरो की माना है कि भाई इमिग्रेशन ऑफिस। तो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो को जब आप ईमेल करते हैं, तो वो आपको फिर बताते हैं कि भाई आपका प्रोसेस कहाँ पहुंचा है, और दे रिप्लाई यू इन 3 to 4 days। लेकिन थर्ड वीक, आपकी डिजिटल रिक्वेस्ट जाने के थर्ड वीक के बाद आपने उनको ईमेल करनी है। और होपफुली वो तब तक बता देते हैं कि भाई हमने आपकी डिजिटल रिक्वेस्ट जो है आपकी वीजा की, वो हमने या तो कंप्लीट कर ली है या तो वो इन प्रोसेस है। और जैसे ही आपको फोर्थ वीक आपका स्टार्ट होता है, तो आप एक दोबारा उनको एक ईमेल करें। लेकिन आई थिंक सो कि पिछली ईमेल करने के आप उनको 10 दिन बाद ईमेल करें, तो वो आपको तब तक बता चुके होते हैं कि भाई आपका वीज़ा हमने आपकी एप्लीकेशन वापस हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, हमने वापस आपके रिलेवेंट इमिग्रेशन ऑफिस, रिलेवेंट काउंसलर को भेज दिए हमने। और अगर वो ये लिख के भेज देते तो समझ लें कि आपका वीजा आ चुका है, आपका पासपोर्ट आ चुका है। एम्बेसी वाले आपको कभी कभार 3-4 दिनों बाद कॉल करते हैं, लेकिन अगर आपको जिस दिन ईमेल आ जाए, तो आप उसके अगले दिन पे आप चले जाए अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने, आपका पासपोर्ट आ चुका होता है। तो ये होता है। नहीं तो फिर आपको एम्बेसी वाले खुद भी कॉल करते हैं, लेकिन वो 3-4 दिनों बाद करते हैं। और उसके बाद आते हैं स्टेटिस्टिक्स पे कि भाई क्या सिनेरियो है, किस तरह लोग यहाँ पे कितने आ रहे हैं, और कितने ज्यादा लोगों को जर्मनी किस फील्ड में आने दे रहा है। तो मास्टर्स की फील्ड में 90% रेशियो है कि उनको लोग आने दे रहे हैं, उनको उनका वीजा भी एक्सेप्ट हो रहा है, उनके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल है, प्रोग्राम्स भी ओपन है। तो मास्टर्स के लिए ज्यादातर लोग अप्लाई करें। और जो बैचलर्स एंड लैंग्वेज के कोर्सेज है उनमें 60% मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि समटाइम्स हमारा प्रोफाइल ही इतना अच्छा नहीं होता, जिसको हम समझ रहे होते हैं कि यार मैं तो बड़ा चीता हूं और मुझे जर्मनी ने वीजा क्यों नहीं दिया। तो उनके लिए बस ये है कि भाई अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो आपका वीजा जो है, अगर आपने उस 60% के रेशियो के अंदर लाना है कि इस 60% के अंदर मेरा नाम भी होना चाहिए कि मेरा वीजा आएगा, तो आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाएं। किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लैंग्वेज सीखें, स्किल सीखें, सर्टिफिकेशन करें। वो सर्टिफिकेशन नहीं जो एक दिन का सेशन रखा था किसी ने, और उस सेशन में वो तो बोल रहा है, मैं तो सुन रहा हूं, ऊपर से जा रहा है पूरा, ठीक है। उस तरीके के स्किल्स सर्टिफिकेट्स किसी काम के नहीं है। प्रॉपर सर्टिफिकेशन जो पेड सर्टिफिकेशन है वो करें, चाहे वो कितने भी आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, 30,000 भी चार्ज कर रहे हैं तब भी करें भाई।
इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा जो कजन है उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ जो है ना एक ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट और ब्लैक बेल्ट, ये जूडो कराटे के बेल्ट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल के कोई कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज की ये जो है अ, बारे में होता है। और फहद, अगर आप थोड़ा सा अगर आप कमेंट कर दे तो मैं वो कमेंट यहाँ पे शो कर दूं। तो उन्होंने वो सर्टिफिकेशंस की थी, वो सर्टिफिकेट पेड सर्टिफिकेशंस थी, और उन सर्टिफिकेशंस का फायदा होता है। उसकी वजह ये है कि भाई फहद में हाँ तो जो सर्टिफिकेशंस होती हैं आप अपनी रिलेवेंट फील्ड की करें। मैकेनिकल वाले जो मुझे मैसेज कर रहे हैं वो भाई ऑटोकेड कर लो, फ्यूजन 360 कर लो, इन्वर्टर कर लो, ये सारे ऑटोकेड के सॉफ्टवेयर हैं। पाकिस्तान में आप पायरेसी करके भी इनको डाउनलोड करके यूट्यूब पे इंडियंस भरे पड़े हैं, आपको सिखाएंगे। ये वाले स्किल्स डेवलप करो। नहीं करोगे डेवलप, फिर आप पूछोगे, यहाँ आओगे परेशान होगे कि भाई यहाँ पे मुझे पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं मिल रही, या इंडस्ट्री मुझे क्यों नहीं इन कर रही, या आप वहां से जॉब सीकर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करो, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे जॉब नहीं दे रहे। वो मुझे बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट हायर यू एट दिस टाइम। बड़े प्यार से कहेंगे लेकिन प्यार से बेइज्जती कर देंगे वो आपकी। तो बेहतर ये है कि अपने स्किल्स को डेवलप करो। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स भी अपने स्किल्स को डेवलप करें। आईटी वालों के लिए तो यार उनको तो कोई वो उनको तो वो सीखना ही नहीं ना। हाँ, ये आ गया कमेंट। लीन सिक्स सिग्मा, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ये जितने भी जूडो कराटे के बेल्ट्स हैं आपने ये सीखने हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स या इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे इन इन कोर्सेज को जरूर करें। जितने भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर देख रहे हैं अभी, तो वो इस कोर्सेज को जरूर करें, उनके लिए फायदा है। और यहाँ पे इनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, सैप नाम का एक सॉफ्टवेयर है, सैप नाम का सॉफ्टवेयर है, मैं आपको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। सैप सैप नाम का सॉफ्टवेयर है, इसके कोर्सेज हैं भाई, ये ये आप सीख लें, ये आपको बड़ा फायदा देंगे। और हर जगह पे सैप का सॉफ्टवेयर यहाँ यूज होता है। तो मेरे दोस्त है राफे पवार, उनकी उनको उनको अल्लाह जो है ना, जैसे वो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि अल्लाह ताला ज़ियाउल हक साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे उनको। तो मैं भी राफे साहब को यही बोलूंगा कि भाई अल्लाह ताला उनको करवट करवट जो है ना वो खुशियां नसीब करे, कामयाबी नसीब करे। उन्होंने मुझे बताया था कि भाई सैप का सॉफ्टवेयर सीख के आ जाओ, और उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा है। तो मैंने एक दो यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई किया, तो वहां पे मैं जर्मन लैंग्वेज की वजह से तो थोड़ा बहुत पीछे हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू की कॉल इसलिए की क्योंकि मेरी सीवी में मैंने सैप लिखा हुआ था कि भाई मुझे सैप की बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पे कॉल्स आना बहुत, आपकी सीवी के बाद आप कॉल पे आ रहे हो, आपको इंटरव्यूअर जो है आपका एम्प्लॉयर जो आपको कॉल कर रहा है, तो यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम टू वन स्टेप। तो ये चीजें हैं, ये बेसिक स्किल्स हैं, ये आप सीख के आए, इसके बाद ही आप जो है मतलब जर्मनी में अपना लोहा मनवा सकते हैं कि भाई हाँ मुझे चीजें आती हैं। सो दिस इज द एंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब हम जो है कमेंट्स की तरफ दोबारा जाएंगे, और मैं अपने जो है शरियार भाई उनको भी वेलकम करूंगा दोबारा कि भाई कहाँ चले गए वो। तो शरियार भाई, अगर आप जहाँ पे भी हैं आ जाएं, तो हम सेशन को वाइंड अप कर लें। और जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि भाई क्या कमेंट्स पे बात चल रही है। तो शुरुआत से दोबारा देख लेते हैं एक बार कमेंट्स को, कि पता चल जाए कि भाई ओके। सुमेर भाई ने कहा है कि भाई आईटी सेक्टर का कितना स्कोप है। आईटी सेक्टर का यार बहुत स्कोप है। बेल्जियम से और जितने भी यूरोपीय कंट्रीज है वहां से भी लोग जर्मनी में आ रहे होते हैं आईटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा कर रहे होते हैं ये लोग। आप 3 साल का एक्सपीरियंस लें, नेक्स्ट ईयर जिन जिन लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, नेक्स्ट ईयर वो लोग जैसे ही अपॉर्चुनिटी कार्ड ओपन हो रहा है जर्मनी में, जॉब सीकर की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, वो लोग आईटी की फील्ड्स के जितने भी लोग हैं वो सब अप्लाई करें। बैचलर्स इन आईटी एंड डूइंग जॉब इन आईटी। ओके, दिस इज दिस बीइंग रिकॉर्डेड? यस, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। और उसके बाद आ जाते हैं व्हाट एवर मास्टर्स इन मैकेनिकल, वो मैंने बता दिया। और वैसे यार इंटरमीडिएट के बाद जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो काइंडली 2 साल का
बीएससी बीकॉम जिस भी फील्ड के अंदर वो बैचलर्स करने जाना चाह रहे हैं वो अपना 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करें। और अगर अभी 14 ईयर बीएससी बीकॉम नहीं हो रहा तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन निकालें जिससे यूनिवर्सिटी में 2 साल का बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी में जैसे अप्लाई करते थे 2 साल का पास निकल आता था, तो पास के थ्रू आप अप्लाई करें। और इरफान अमरवत, ओके। और उसके अलावा वही बात, बीएससी 14 ईयर की है तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। आप ऑस बिल्डिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और बिना ब्लॉक ऑन वाइसिन चाहे ये थोड़ा वो, चलो मैंने बता दिया इसके बारे में। और करंटली आई एम डूइंग बैचलर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एनी टिप फॉर फ्यूचर? यार टिप ये है, जो बैचलर्स कर रहे हैं अपना जीपीए को जितना ऊपर लेके जा सकते हो लेके जाओ। 3.5 से ऊपर सीजीपीए वाले बंदे ये समझ लें कि आप यहाँ पे स्पेसिफाइड फील्ड्स जिनके अंदर जो गवर्नमेंट को, जो जर्मनी की गवर्नमेंट को जिन बंदों की जरूरत है, जिन प्रोग्राम्स की जरूरत है, जिन फील्ड्स की जरूरत है इन फ्यूचर, वो लोग अपनी फील्ड्स को अपना जीपीए ऊपर लेके जाएं ताकि मास्टर्स में आपको हाईटेक प्रोग्राम मिल सके, ताकि फिर जैसे ही आप ग्रेजुएट हो तो आपकी जॉब पहले से ही कंफर्म हो। आपका जैसे ही थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, आपकी थीसिस स्टार्ट होने वाली होती है, तो उससे ही पहले हायरिंग कंपनीज आ जाती हैं और आपको वो ऑफर लेटर देके चले जाते हैं कि आपने जैसे ही ग्रेजुएट होना है तो आप आ जाए हमारे पास। जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में दिखाते थे ना, यहाँ जर्मनी में यही एग्जैक्ट सीन है। मुझे आए हुए 1 महीना हुआ है, अभी तक मैंने 3 जॉब फेयर्स अपनी यूनिवर्सिटी में देखे हैं, और उसके लिए भी वो इनवाइट कर रहे होते हैं कि भाई आप आ जाए आ जाए आ जाए। अगर मैं अभी मास्टर्स में स्टूडेंट हूँ और मैं अभी जॉब करना चाह रहा हूँ तो फिर ये होता है कि भाई आपको स्टूडेंट जो है, आपको इंडस्ट्री जो है वो पहले ही ऑफर लेटर दे चुकी होती है, या फिर वो आपको कहते हैं कि आप पार्ट टाइम कर ले, हमारे पास काम सीख लें, इंटर्नशिप कर ले, वर्किंग स्टूडेंट कर ले, जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो वी विल मेक यू फुल टाइम। तो उनको वैसे ही बंदों की जरूरत होती है। तो आ, अब उसके बाद एक लास्ट चीज, और उसके बाद सो आई थिंक ऑलमोस्ट द, हाँ ये आलियान ने बड़ा अच्छा सवाल किया। आलियान भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट है, अभी ग्रेजुएट हुए हैं रिसेंटली। और इनके एक क्लास फेलो हैं तला, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया क्योंकि उन्होंने अपनी बैचलर्स के दौरानिए में ही लिंक्डइन का प्रोफाइल अपना अपडेट कर दिया था। जो लोग भी जॉब के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर्ड जॉब वीजा चाहिए, वो अपनी बैचलर्स के दौरानिए में ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें। जिस मुल्क में जाना चाह रहे हैं उस मुल्क के एचआर कंपनीज को कनेक्ट करें, अपनी फील्ड के रिलेटेड ग्रेजुएट्स जो हैं उनको कनेक्ट करें अपने साथ, उनसे पूछते रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें। क्योंकि यहाँ पे ये सिनेरियो होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मुझे किसी बैचलर्स के इंजीनियर को बुलाना है, तो मैं अगर कंपनी में रेफर करूंगा आपको, तो कंपनी विल पे मी 2000 यूरोज, 2000 3000 यूरोज यहाँ पे वो पे करेंगे मुझे कि भाई मैंने एक बंदे की जॉब लगवाई। तो यहाँ पे आपको, लेकिन वो इस तरह से नहीं होता कि मैं यार ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा वाइटर है, मेहरबानी करके इसको यार तो कर दो आप, इस तरह नहीं होता। आपके स्किल को देखा जाएगा, आपकी चीजों को देखा जाएगा, भाई आपने प्रोफाइल अच्छा किया हुआ है नहीं किया हुआ। लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, आपके प्रोफाइल कनेक्ट होंगे एचआर वालों से, आप उनको कंटिन्यूअसली वो आप अपने प्रोफाइल पे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं आप उसको आप अपडेट करते रहेंगे। और भी स्टूडेंट्स को देखें, मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेहरान यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे जो हैं वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छा अपडेट कर रहे हैं। टीचर ने दी हुई है असाइनमेंट, ये आपने असाइनमेंट करके आनी है, इस पे 5 मार्क्स है वरना नहीं पास करूंगा पेपर। तो वो बच्चा उस असाइनमेंट को इस तरह से सेट करता है, टीचर को भी सबमिट करता है, फिर इसको डिजिटली वो पीडीएफ बना के वो लिंक्डइन पे भी अपलोड करता है कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट, ये असाइनमेंट, ये टॉपिक, ये चीजें की हुई है। तो उससे आपका प्रोफाइल बनता है, आपको मतलब वो इंजॉय करने में अच्छा लगता है कि भाई अच्छा लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे बता रहे हैं। मेरे कजन है साहिल, उन्होंने अपना प्रोफाइल माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अपडेट किया हुआ है, एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर। और मैं उसका उनका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके प्रोफाइल से मैं इंस्पायर हुआ कि उन्होंने थीसिस को भी अपने प्रॉपरली वहाँ पे लिखा। और जब आप यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल्स देखेंगे, आप यूनिवर्सिटी की चीजें देखेंगे, तो आपको जो है पता चलता रहेगा कि भाई
अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी के फिलहाल बच्चों ने अपना प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है, उनको देखेंगे तो आपको भी गाइडेंस मिलेगी। लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका जितना पुराना है, जितना अपडेटेड है, जितने अच्छे लोगों से कनेक्शन है, आपको फायदा है, फ्यूचर में फायदा ही फायदा है। और दीपक कुमार कह रहे हैं भाईजान मैं बीकॉम और मास्टर्स ऑफ इकोनॉमी किया है, अब मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है जर्मनी में, कैसे करूं? दीपक भाई पहले जर्मनी पहुंच जाएं, उसके बाद जॉब का आपका हो जाएगा। डायरेक्ट जर्मनी जॉब के लिए नहीं आपको बुलाएगा अगर आपका आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल नहीं है। आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल मतलब ये समझ लीजिए अगर आपको 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है पाकिस्तान में, आप इतने अच्छे हैं, चलो 3 लाख तो बहुत बता रहा हूँ, 1 लाख 1.5 लाख भी मिल रही है, तो आप सोचें कि जर्मनी आपको डायरेक्ट शायद जॉब पे बुला ले, कि भाई पाकिस्तान में आपका इतना स्किल है कि आपको 1.5 लाख रुपए भी कंपनी पे कर रही है पर मंथ, तो समझ लें कि आपका इतना स्किल अच्छा है। जैसे हमारे शहरियार भाई हैं, उनको माशाल्लाह 1.5 लाख रुपए पे करती है, तो वो सोच सकते हैं कि भाई मैं जो है मैं आ सकता हूँ जर्मनी जॉब के लिए, ये वो। तो इस तरह से I'm not trying to roast you, I'm trying to tell you guys कि भाई रियल टाइम सिनेरियो क्या है। मैंने भी तकरीबन 1,000 से ज्यादा एप्लीकेशन भेजी थी जर्मनी जॉब के लिए, मैं जब ग्रेजुएट हुआ था मुझे भी जॉब करनी थी, लेकिन रियल टाइम जो सिनेरियो मैं आपसे वो शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा अलियान कह रहे हैं क्योंकि मैंने अब तक 2 इंटरव्यूज दिए हैं, होप सो मिल जाए, बट माय क्वेश्चन इज दैट कि मुझे जॉब करनी चाहिए और फॉर एक्सपीरियंस पर्पस। अलियान भाई आपने कहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि आपका आपके पास तो एक ग्लिच है जिससे आप जो है मतलब जर्मनी आ सकते हैं। और यार अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए जॉब, आपके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे बैचलर से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो अप्लाई कर दें मास्टर्स के लिए, साथ साथ वो जॉब के लिए अप्लाई कर लें। इंडिया के लड़के क्या करते हैं जो मेरे साथ यहाँ पढ़ते हैं, वो ग्रेजुएट होने के बाद 1 साल 1.5 साल वहां पे इंडिया में जॉब करते हैं, उसके बाद वो फिर अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए, यहाँ आते हैं, आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर वो अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करके आते हैं वहां से, आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट सेमेस्टर वो किसी कंपनी में वर्किंग स्टूडेंट पे लग जाते हैं। और वर्किंग स्टूडेंट के मतलब ये होता है कि आपको इंडस्ट्री पे भी कर रही है पार्ट टाइम के लिए, आपको इंडस्ट्री काम भी सिखा रही है, आपको इंडस्ट्री जो है वो आ, आपको सपोर्ट भी कर रही है, और आपके चांसेस ज्यादा हैं कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे मास्टर्स के बाद तो आपको वो इंडस्ट्री जॉब भी दे देगी, वो कंपनी आपको जॉब भी दे देगी। और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है, टेस्ला, मर्सिडीज, ऑडी, वॉक्सवैगन, अच्छा वॉक्सवैगन इट्स फॉक्स, मैंने यहाँ किसी का है ये। तो वो जो कंपनीज है वो आपको हायर करती हैं इनिशियली वर्किंग स्टूडेंट इंटर्नशिप पे। तो प्रोसेस ये होता है, डायरेक्ट कोई हायर नहीं करेगा, एलॉन मस्क नहीं बोलेगा पाकिस्तान में वो लड़का बैठा हुआ है जो मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है ना, हमें तो मेहरान यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट उठाने हैं। भाई मेहरान यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ 2 से 3 कंपनी आती हैं, पाकिस्तानी कंपनीज को पता है कि भाई क्या, मैं रोस्ट नहीं करना चाह रहा, मेरी यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो पढ़े हैं उनको पता है भाई कि क्या सिनेरियो है। और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज मिन्नतें कर रही होती हैं कंपनीज को कि भाई आ जाओ, बच्चे हमारे ले जाओ, इनको कोई ना कोई जॉब दे दो, कुछ ना कुछ तरीके से लगा दो उनको किसी काम पे। बट इंडस्ट्री ऑल्सो नो कि क्या पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में। तो सिंपल बस ये है कि भाई अपने स्किल को बेहतर करो, आपको डायरेक्ट कोई हायर नहीं करेगा, आपको ग्रेजुएट होने के बाद आपको बहुत सारी जगहों पे देखेगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, आपके पास जीपीए अच्छा नहीं है, तो डायरेक्ट हायरिंग इज नॉट पॉसिबल, एंड देयर इज ओनली 10% चांस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी किसी ने बताया होगा आपको तो। आलियान डिप्लोमा किए हुए बच्चों को ऑप्शन ओपन है, और अगर इंटर के साथ डिप्लोमा किया है तो फिर तो भाई बैचलर्स के लिए आ जाओ, अच्छा ऑप्शन है। और अगर मैट्रिक के साथ उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर थोड़ा सा 1 साल का गैप बनता है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज होता है, वो आपको अटेंड करना होता है स्टूडेंट कॉलेज। बैचलर्स वाले बच्चों के लिए स्टूडेंट कॉलेज होता है जिसमें वो आपको मैथ्स और बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, 1 साल तक वो आपको क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं बैचलर्स के लिए।
तो आईएसओ आई थिंक अगर मुझे एमबीए करना है, अगर मैं एमबीए के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो क्या यार, एमबीए वाले हजरात के लिए ये है कि भाई एमबीए यहाँ पे पेड है, बहुत महंगा है। 10,000 यूरो तो आपको जमा करवाने होंगे ब्लॉक अकाउंट में, 11,000 यूरो, और 16,000 यूरो आपने, 16-20,000 यूरो आपने 4 साल 4 सेमेस्टर्स की मास्टर्स डिग्री पे खर्चा होगा। तो इट्स लाइक 36,000, 36 नहीं तो 36, इट्स लाइक 31,000 यूरोज अगर आपके पास है तो वाई यू आर कमिंग टू जर्मनी, वाई यू आर नॉट गोइंग टू यूएस। यूएस जाए, वहां तो पैसा है। जिन लोगों के पास पैसा है वो यूएस जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, कनाडा जाए। पैसा पैसा दो और एडमिशन लो, सिंपल। क्योंकि उनको फिर पैसे से वो काम चला रहे होते हैं। यहाँ पे ये सिनेरियो है कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल प्रिंगल्स लेके आ रहा हूँ तो प्रिंगल्स पे जो टैक्स लगेगा मेरे ऊपर, वो टैक्स हमारे यहाँ तो जिस तरह हर चीज पर टैक्स होता है उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे जो आम बंदा चीजें ले रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उस टैक्स पे फिर आपको वो टैक्स यूटिलाइज होता है एजुकेशन के अंदर। तो जितने भी लोगों को मैं बताता चलूं कि भाई यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, उसका रीजन ही यही है कि भाई लोग यहाँ पे, यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दे आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो कि भाई एवं ही पढ़ाई हो, भले ना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, नहीं कर रहा, खैर हो गई। इनके लिए खैर नहीं, क्योंकि इनके टैक्स पेयर का पैसा है। तो आई होप सो कि सारे सवालों के जवाब आ चुके होंगे। जिन जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, आई थिंक सो सबके दे चुका हूं मैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन, एंड आई होप सो कि भाई आप सब लोगों को ये सेशन बता दिया होगा। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। और जिन जिन लोगों को और सवाल होंगे तो वहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसे वो जो है सवालात वो शेयर करूंगा, और उनको उनके जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड फॉर आस्किंग योर क्वेरीज, एंड आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ों के जवाब जो हैं वो मिल चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड आई होप सो कि आप सब लोगों का सफ़र अच्छा हो और आप सब लोग जर्मनी आ सकें। जर्मनी नहीं है तो इंशाल्लाह हम इटली के ऊपर भी एक लाइव सेशन रखेंगे, और इटली आने का तरीका कोई ना कोई आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि जिन लोगों को भी ब्लॉक अकाउंट मैनेज नहीं हो रहा तो उनका फिर इटली का स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है, वहां बंदा कर लेगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सो गुड बाय।